कॉम्पोजिशन ऐसे जिसे हम कहते हैं, हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन पेपर का। हाँ, तो कॉम्पोजिशन क्यों करते हैं आपने पूछा मुझसे, तो मैंने कहा कॉम्पोजिशन आपको आइडियाज को एनालाइज करने में, आइडियाज को रिटेन करने में, आप कहीं जर्नी पे गए, हाँ कहीं जर्नी पे गए और कोई आपसे पूछ ले कि जर्नी कैसी रही, आपको कैसा लगा जर्नी के दौरान, तो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया, आपने जो बताया, वो एक्चुअली वही कॉम्पोजिशन। हाँ, डिटेल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ राइटिंग इज कॉम्पोजिशन। अपने आइडियाज को, थॉट को क्या करना, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करना किसी के सामने, हाँ एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करना, ये बेसिकली कॉम्पोजिशन में होता है। क्या करता है कॉम्पोजिशन? आपकी एबिलिटी चेक करता है, आपको आइडियाज कैसे प्रेजेंट करने आती है। हाँ, रियल लाइफ में कहीं आप अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, और इवन आप कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहां पर आपको अपनी कहीं आइडियाज प्रेजेंट करनी है, तो ये कॉम्पोजिशन बनाने की स्किल आपको अपनी आइडियाज प्रेजेंट करने में मदद करती है। सच में आप अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट करते हो तो किस फॉर्म में बोलते हो, किस तरह से अपने माइंड में उसका तैयारी करके जाते हो, ये सब कॉम्पोजिशन एक्चुअली हेल्प करता है। हाँ, इसीलिए कॉम्पोजिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं ऐसे को कैसे करेंगे, आइए इस पे डिस्कस करते हैं, हाउ टू राइट अ गुड कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए आपका टॉपिक सेलेक्ट करना। जब तक आपने टॉपिक मतलब होता है किस हेडिंग पर आपको ऐसे लिखना है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये देना है कि टॉपिक कैसा होना चाहिए, टॉपिक वो होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। सोचिए कोई ऐसे की टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि रीडर, हाँ आपके जो एग्जामिनर हैं, जो आपकी कॉपीज चेक कर रहे हैं, क्या वो इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे उसको? जी नहीं, एकदम नहीं पढ़ेंगे। जब आप स्वयं इंटरेस्टेड होकर उसको लिख नहीं रहे हैं, आपको टॉपिक था नहीं, मन था लिखने का, तो कंटेंट भी अच्छा नहीं आएगा, तो मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए, टॉपिक वो चूज करिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसपे आप लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने पर ध्यान क्या देना है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करने का मतलब ये समझते हैं कि वह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, वो टॉपिक, वो चीजें जो टॉपिक के आउट चले जाते हैं। नहीं, इसको ध्यान देना है, नेवर गो बियॉन्ड द टॉपिक। आपसे जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेवेंट रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने टॉपिक के चॉइस से स्टिक रहना है। आपसे जो टॉपिक कहा गया है, आप उस टॉपिक के अंदर रहिए। फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, पर विद इन दैट सेम टॉपिक एक्सप्रेस करना है। अब टॉपिक पसंद कर लेंगे तो उसके बाद आउटलाइन। ये आउटलाइन क्या चीज होती है? कोई भी टॉपिक को आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, ये जनरल आप लोगों की आदत है। हाँ, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, पढ़ते ही पहले 15 मिनट जो आपको टाइम मिल रहे हैं, जिसे रीडिंग टाइम कहते हैं, उसमें इसका यूज। सर क्या करेंगे उसमें? आप उसमें अपना जो पहले 5 मिनट है या 3 मिनट है, 5 से 3 मिनट, ज्यादा नहीं, 3 to 5 मिनट क्वेश्चन रीड करिए और अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, प्लान कर लीजिए कि क्या टॉपिक पर मुझे कंपोजिशन लिखना है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बाकी टाइम मैंने ज्यादा नहीं कहा, 3 से 5 मिनट कहा कि आप क्या करिए, टॉपिक सेलेक्ट करिए। टॉपिक सेलेक्ट करके, ताकि जब आपको जब आंसर लिखने की बारी आई शुरू हो, क्योंकि पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, तो जब आप लिखने की बारी आए तो उस समय आप क्या करें, लिखे उसी टॉपिक को जिसको आपने टिक किया है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है। टॉपिक को चेंज नहीं करना है लिखने के टाइम पर। जो टॉपिक पे आप लिखने शुरू कर चुके हैं उसका अब आउटलाइन बनाइए। आउटलाइन बनाते समय लैंग्वेज का बहुत ध्यान देना है। अभी पूरा डिटेल मत लिखिए, रफ आउटलाइन बनाइए पहले। क्या सच बताइए, आप रफ आउटलाइन बना रहे हैं? जवाब नहीं, कहेंगे सर इतना टाइम ही कहां है, 30 मिनट्स का टाइम है एस्से लिखने के लिए। यस, गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया हुआ है, 30 मिनट्स इज द टाइम दैट यू कैन डू फॉर द एस्से। इस 30 मिनट्स में आपका 5 मिनट टाइम, 30 मिनट्स, पहले 15 मिनट रीडिंग का टाइम था, उस रीडिंग में आप क्या करेंगे, उस 15 मिनट में से 5 मिनट आप क्या करेंगे, अपने एस्से के टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, तय कर लेंगे और उसी टॉपिक को क्या करेंगे, फिर करेंगे। उस सिलेक्शन में आप क्राइटेरिया का ध्यान देंगे कि आप किस पे अच्छा लिख पाते हैं, किस टॉपिक को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड है। फिर बचा 10 मिनट रीडिंग टाइम का, उस 10 मिनट को आप क्या करेंगे, रीडिंग टाइम के 10 मिनट को आप इन्वेस्ट करेंगे अनसीन पैसेज रीड करने पे। अनसीन पैसेज को ही ज्यादा टाइम दीजिएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अनसीन पैसेज अगर बहुत लंबा होगा तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा, और अगर छोटा होगा तो पैसेज पढ़ते जाइएगा और आंसर क्वेश्चन से मिलाते जाइएगा। क्लियर? तो अब जब आपने राइटिंग शुरू किया तो पहले 5 मिनट का ये टाइम है आपके पास, वो है आउटलाइन प्रिपेयर करना। आउटलाइन को सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है। तो आप कोशिश करनी है कि आपकी ग्रामर एक्यूरेट हो, लैंग्वेज सिंपल और प्रिसाइज हो। ध्यान देने लायक बात क्या है, वो है अब पॉइंट आउटलाइन में। जब आप प्लान कर रहे होते हैं ऐसे को, हाँ टॉपिक सेलेक्ट कर दिए है, अब आप लिख रहे हैं, तो आपको 5 W's का ध्यान देना है और H का ध्यान देना है। अभी 5 W's और H क्या है, आपको सोचना है टॉपिक के बारे में, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। ये हो गए 5 W's। जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक का 5 W सोचना है। हाँ, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसका 5 W सोचना है। और व्हाट में क्या सोचना है, उसके बारे में फैक्ट्स और आइडियाज क्या यूज करेंगे। वेयर में क्या सोचना है, कहां ये टेक प्लेस कर रहा है और क्या आपसे रिलेटेड है कि नहीं है। व्हेन में क्या सोचना है, व्हेन में टाइम के बारे में सोचना है। जब वाई के बारे में सोचना है तो क्यों, बाय दैट फैक्ट और वो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। हु के बारे में सोचना है कि कौन कौन पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे, हाँ उसमें पीपल कौन कौन से होंगे, इसके बारे में सोचना है। और क्या सोचना है, हाउ,
हाउ, कैसा, इस टॉपिक को कैसे फंक्शनल बनाएं और रिलेवेंट कैसे बनाएं और इंटरेस्टिंग बनाएं। इसीलिए मैंने कहा 6 चीजें, 5 W और 1 H सोचना है। क्या कहा सर, एग्जांपल से समझाइए कि ये क्या होता है, टॉपिक कैसे हम आउटलाइन क्रिएट करते हैं। अभी दिखाता हूं, एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको जिससे हमने कैसे यूज किया इसको। हाँ, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एन आइडिया फॉर यू, एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा और आगे समझ लेते हैं। जब हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान देना है कि जो हमारे फैक्ट्स हो, फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन हो, वो प्रेजेंट हो और उससे रिलेटेड हो। टॉपिक से रिलेटेड चीज लिखिए। कई बार आप टॉपिक के बियॉन्ड चीज लिखते हैं, अर्थात वो रीडर को क्या होता है, अर्थात जो एग्जामिनर होता है वो उसको बोर कर देता है, वो उसे क्या करता है, उस पार्ट को हटा देता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स रिपीट कर देते हैं टॉपिक को, जो फर्स्ट या थर्ड पैराग्राफ में कुछ लिखा होता है उसको फिफ्थ या सेवंथ पैराग्राफ में भी लिख डालते हैं। प्लीज अवॉइड दिस, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने आउटलाइन में ध्यान देना है कि आपके फैक्ट और आइडियाज कहीं पर एक जगह क्या हो जाए, सीक्वेंस मैरिज हो जाए। तो इसका एक मैट्रिक बता देता हूं आपको। आपके जो आंसर शीट का जो लास्ट पेज है, आंसर शीट का जो लास्ट पेज है, वहां पेंसिल से क्या करिए, आउटलाइन बनाइए। क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे और उसमें ये 5 W और 1 H प्लान करेंगे। 5 W टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसे रिलेटेड। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, कैसे हम लोग ऐसा करेंगे। ये कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूं आपके जो ऐसे कई बार क्या होता है, आपको बहुत मतलब लगता है, मुझे लगता है इरिटेटिंग लगता है, क्या कहते हैं, यहाँ कई बार लगता है कि मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगा या मुझसे बहुत अच्छा से नहीं बन पा रहा है, तो ये आपकी समस्या खत्म हो। आपके थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपने विचारों को कैसे लाना है, मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। सच में ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि कैसे आप ऑर्गेनाइज और प्लान करेंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में आइडिया आनी चाहिए। एक मेरे पास क्वेश्चन है और ये रहा सामने स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, विंटर सीजन पर, देखिए हमें विंटर सीजन पर क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, विंटर सीजन पे कोई टॉपिक मिला है हमें विंटर सीजन पे लिखने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 5 W's देखना है। क्या चीज, 5 W क्या है, वेयर, जिसमें वेयर इज द विंटर टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। वेयर में क्या बताना होता है, मैंने कहा प्लेस बताना होता है। व्हेन इज द विंटर सीजन कमिंग, कब आ रहा है ये बताना है। हाँ, क्योंकि टॉपिक मेरी क्या है, मैंने आपको टॉपिक दिया है विंटर सीजन, देखा टॉपिक है विंटर सीजन। तो उस विंटर सीजन पे 5 W पहले सोचना है। मैंने सोचा वेयर, तो मैंने कहा प्लेसेस के बारे में बताएंगे। मैंने सोचा व्हेन, तो टाइम के बारे में बताएंगे। जब हम व्हेन की बात करते हैं, हाँ जब हम व्हेन की बात करते हैं तो हम प्लेस की, सॉरी टाइम की बात करते हैं। फिर सोचेंगे वाई, वाई मतलब विंटर में, वाई मतलब विंटर क्यों आता है, एक ये रीजन, और विंटर में ठंड लगती है या नहीं लगती है, क्यों है। ठीक है, विंटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना है। जब आप वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, हाँ व्हाट टेक प्लेस इन विंटर, है ना, क्या क्या एक्टिविटीज होती है विंटर में, क्योंकि टॉपिक मेरा क्या है विंटर। तो विंटर में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये रहा W व्हाट। और ये हु क्या बता रहा है, विंटर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, क्या नेचर में क्या इफेक्ट आता है, एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आता है, ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये आ गया हु में जब भी वर्ड आएगा तो आप क्या सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, पीपल के बारे में सोचेंगे, पर्सन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। हु में ऐसा सोचेंगे। और हाउ में सोचेंगे कैसे, क्या कैसे, टॉपिक के बारे में, हाउ पीपल एक्सप्रेस, कैसा लोग महसूस करते हैं, क्या ठंड में लोग कांपते हैं, क्या ठंड उनको लगती है तो कैसा महसूस करते हैं जी। ये है आपका टॉपिक। अब देखिए एक मेरे पास एग्जांपल है कि हमने 5 W और 1 H को कैसे ऑर्गेनाइज किया। देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये आपका आउटलाइन तैयार हो रहा है, रफ आउटलाइन तैयार हो रहा है। आप इसमें 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। कितना टाइम दिया मैंने आपको, आई गिव यू 5 मिनट। याद रखिएगा इस 5 मिनट के अंदर आपको अपने टॉपिक को जो सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट कब किया था, रीडिंग टाइम पे, लिख कब रहे, राइटिंग वाले टाइम पे। याद रखिएगा पहला आपको कॉम्पोजिशन ही अटेंड करना है, पहला कॉम्पोजिशन अटेंड करिएगा जब सेशन शुरू करेगा अपने इंग्लिश का। जी सही कह रहा हूं, सबसे पहले क्या करिएगा, इंग्लिश में कॉम्पोजिशन से ही अपना पेपर शुरू करिएगा, ठीक है। तो जब आप राइटिंग टाइम शुरू करेंगे तो टॉपिक को अपने आंसर शीट के लास्ट पेज में पेंसिल से क्या करेंगे, आउटलाइन तैयार कर देंगे। आउटलाइन तैयार करने का एक तरीका मैंने दिखा दिया। देखिए अब आउटलाइन में लिखा है विंटर के बारे में लिखा है, विंटर कम्स आफ्टर ऑटम। याद रखिएगा जितना आप ऑर्डरली सीक्वेंस बनाएंगे, क्या चीज, लॉजिकल और ऑर्डरली सीक्वेंस बताएंगे, उतना आपका कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा। बहुत एब्रप्ट, बहुत सडन, बहुत सरप्राइजिंग चीजें मत डालिएगा। ठीक कह रहा हूं, बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट मत डालिएगा, बहुत सडन एंड भी मत करिएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज लिखिए, जो आप डेली लैंग्वेज में बोलते हैं वही, उसी सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। बहुत फैंसी वर्ड्स, हाँ बहुत अजीब से हट के शब्द लाने की कोशिश मत करिए। अभी मैं डूज और डोंट्स बताऊंगा आपको भी, डोंट वरी। ये रहा, देखिए आपने जो बुलेट पॉइंट फिक्स किया है। अब इसमें ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, तो ये आपका एंड लाइन है। ध्यान ये देना है कि कंक्लूजन पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपका सुपर सॉलिड होना चाहिए। ठीक सुन रहे हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत जबरदस्त होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रीडर का माइंड, यस, रीड करने वाले को क्या करे, और रीड करने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। समथिंग विच रीडर विल बी इंटरेस्टेड टू रीड मोर, और पढ़ूं, देखिए क्या लिखा है, ठीक है। और कंक्लूजन पार्ट में क्या करेंगे, सारी बात को समअप कर देंगे, एंड में सारी बातों को समअप करेंगे। कैसे करेंगे, मैं भी करके भी दिखा रहा हूं, एग्जांपल दिखाता हूं। अब आपको कुछ और चीजों का ध्यान देना है जब टॉपिक लिख रहे होते हैं। आपको अपने ऊपर सोचना है। क्या सोचना है, आपने क्या क्या साइट्स, क्या क्या सीन उस दौरान देखा जब आप ऐसे लिख रहे थे। ऐसे को आप लिखते समय जब सोचते हैं तो साइट उसकी सोचनी है।
है ना। साइट मतलब होता है वहां उस दृश्य में क्या हो रहा होगा जिस बारे में लिख रहे हैं। हियरिंग मतलब आपको उसकी आवाजें सोचनी है, साउंड सोचना है, टच सोचना है, फील सोचना है, उसका स्मेल सोचना है, टेस्ट सोचना है। ये क्या है सर? ये आपके ऐसे को रेलिवेंट बनाने वाले पॉइंट्स हैं। कई बार क्या होता है, मुझे ये हम लोग को क्या होता है, कुछ पॉइंट लिखने के बाद, हाँ जैसे जर्नी इन अ ट्रेन लिखना है, आप 10 लाइन लिखने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं, आप क्या लिखे? तो जब आप सोचने लगेंगे कि जर्नी इन अ ट्रेन या ट्रेन जर्नी पर आपको लिखना है, तो आप ये सब चीजें जब सोचने लगेंगे, 5W और एक H, पहले उस हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, आप उस समय क्या साइट्स देख रहे हैं, क्या क्या आवाजें सुन रहे हैं, ट्रेन की जर्नी क्या क्या आवाजें सुन रहे हैं, क्या क्या चीजें टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं और क्या क्या चीजें टेस्ट कर रहे हैं, वो सब जब आप लिखने लगेंगे तो ऐसे रियलिस्टिक लगेगा। ट्राई मेकिंग इट एज रियल एज पॉसिबल। ठीक है, आइए कुछ सिंपल रूल्स बताते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स आपको भी फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मिल जाए। मैं बता दूं एक क्लियर कट कि फुल मार्क्स मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। हाँ पहले नहीं मिलते थे, एसेज में फुल मार्क्स नहीं मिलते थे, आजकल फुल मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स देखी हैं जिनमें फुल मार्क्स पा लिए गए हैं, तो इसका मतलब है यू कैन डू इट। मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं। हाँ तुम लोगों के लिए कह रहा हूं। एक हिंट और दे दूं कि जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ हम जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कॉपीज है, उनके बंडल्स अक्सर क्या होता है, हाँ थोड़ा साउथ आउटर एरिया में जाते हैं, आपके स्कूल से थोड़ा आउटर या साउथ एरिया में ज्यादा चले जाते हैं। हाँ मतलब कहना चाहते हैं कि आपके टीचर्स नहीं चेक कर रहे होते हैं, तो दूसरे रीजन के टीचर चेक कर रहे होते हैं, तो वहां पे स्कोर आपको अच्छे मिल जाते हैं। एक बेसिक आइडिया और बता दूं आपको, हाँ एक बेसिक बात बता दूं, रियल लाइफ की बात बता दूं। जो टीचर्स पेपर करेक्ट करने जा रहे होते हैं, उनमें से कुछ टीचर्स आपके स्कूल के भी होते हैं, पर उनको आपके स्कूल का या आपके आसपास के स्कूल का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है चेक करने के। हाँ जहां पे चेकिंग सेंटर होता है, जहां कॉपीज चेक होती हैं, वहां पर कॉपीज दूर दूर के सेंटर की कॉपी पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है, समझ गया ना। और उन टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होता है, उनकी पहले ट्रेनिंग होती है, जो टीचर्स चेकिंग कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको बता दिया, ये मैं क्योंकि मैं हूं प्रिंसिपल तो इसलिए मैं बता पा रहा हूं आपको। हाँ तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उनको बकायदा आंसर शीट दी जाती है। टीचर्स आर प्रोवाइडेड विद आंसर शीट्स, जो चेकिंग करने जा रहे होते हैं, चेकर जो होते हैं, हाँ जो एग्जामिनर टीचर्स होते हैं, उनको आंसर शीट दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे की आंसर शीट कहां मिलती होगी? नहीं ऐसे की आंसर शीट नहीं मिलती है, बट दे आर गिवन अ जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट द एसे, और वो रिटर्न में मिलता है उनको। किसकी तरफ से? बोर्ड की तरफ से, हमारे काउंसिल की तरफ से उन्हें मिल जाता है, प्रिपेयर्ड आंसर शीट मिल जाती है, समझ गए। वो आंसर शीट में उनको ऑप्शंस दिए होते हैं कि अगर ये दो में से कुछ भी लिखेगा तो बच्चा आप नंबर दे दीजिएगा, समझ गए। कैसे चेकिंग करते हैं, उनकी बकायदा स्मार्ट बोर्ड पे ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को बताया जाता है कि कैसे मार्क्स दें, कैसे मार्क्स काटे नहीं, कैसे मार्क्स दें। चलिए अब आते हैं वापस इस पॉइंट पे आते हैं। तो क्या सिंपल रूल है? सबसे पहला सिंपल रूल है, नेवर यूज अ मेटाफर, सिमिली और फिगर ऑफ स्पीच। हाँ जिन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप प्लीज उन मेटाफर सिमिलीज को मत यूज करिए। ही रोर्ड लाइक अ लायन, ही रोर्ड लाइक अ लायन एक सिमिली है, सही है सिमिली, बट आपको पता नहीं है ही रोर्ड लाइक अ काउ लिख दिया आपने, क्या? ही रोर्ड लाइक अ काउ। अरे गाय की तरह से कैसे वो दहाड़ सकता है? गाय तो दहाड़ती नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, उसी सेंटेंस के मीनिंग्स को, मेटाफर्स को, सिमिलीज को, फिगर ऑफ स्पीच को लिखना है। तो आपको अगर बहुत फैंसी बनाने की कोशिश मत करिएगा। कुछ लॉन्ग वर्ड्स आपको नहीं पता है, आप जबरदस्ती उसको लिखना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट। हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे टिपिकल वर्ड्स को लाने या लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, किसी बड़े महान का कोई कोट लिखना चाहते हैं और आपको पता है उसका कोट, तो आप उसके नाम के साथ लिख दीजिए। ठीक सुन रहे हैं? अगर आपके ऐसे में, आपके कंपोजिशन में किसी का कोटेशन, हाँ किसी बड़े महापुरुष की कोई वाणी आपको याद है, कोई स्टेटमेंट याद है, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हाँ सुभाष चंद्र बोस, याद आया ना? तो आपको ये पता था, तो अगर कहीं आपके ऐसे में कहीं फिट हो रहा है तो प्लीज जरूर लिखिए, इट इज वेरी गुड, क्योंकि ये सही है, ऐसे में फिट हो रहा है तो लिखिए, मैंने कहा। बट अब आपको किसी का नहीं पता है तो प्लीज डू नॉट राइट इट। मतलब रॉन्ग लिखने से अच्छा है आप न लिखें, बहुत लंबा लिखने से अच्छा है आप टू द पॉइंट लिखें। क्लियर? और क्या ध्यान देना है, इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई वर्ड आपका अननेसेसरी सेंटेंस को बड़ा बना रहा है, लेंथी बना रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कई बार ऐसा नोट किया, जब मैंने कंपोजिशन चेक किए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखते रहते हैं एंड, फिर आगे लिखते हैं दैट, फिर बिकॉज, एंड, फिर सो, फिर ड्यू टू, और जोड़ते एक पैराग्राफ पूरा क्या करते हैं, 5 से 6 लाइन का पूरा लिख देते हैं बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। ये पहली मिस्टेक, हाँ ये पहली मिस्टेक है, आपको नहीं करना। क्या नहीं करना है? बहुत लॉन्ग सेंटेंस मत लिखिए प्लीज। मैंने देखा है बाय चांस आपसे हो जाता है, आपको आइडियाज आ रहे होते हैं और आप उसमें क्या करते हो, सेंटेंस के पीछे कंजुगेशन लगा के जोड़ते चले जाते हो, एंड लगा के, बिकॉज लगा के, सो दैट लगा के, ड्यू टू लगा के, और आपका सेंटेंस खत्म कहां होता है? आपकी रेलगाड़ी खत्म होती है 5-6 लाइन के बाद। अरे नहीं, जितना शॉर्टर सेंटेंस लिखोगे, शॉर्ट अपने आइडियाज को क्या करना है, छोटे सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाइए, कॉमा लगाइए जहां नीड हो। हाँ जहां पंक्चुएशन मार्क्स लगाने की जरूरत है, आप कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा रहे हैं, हेलो, है ना, कहीं लिखना ब्रेवो, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। मतलब कहना चाहते हैं ग्रामेटिकल चेक ज्यादा होता है, स्पेलिंग चेक ज्यादा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ यू प्लान योर एसे। आपका एसे कितना प्लान वे में लिखा गया है, बहुत लेंथी लिखना इसलिए नहीं है, इसलिए मैंने पहले 5 मिनट आपके लिए मैंने कहा था पहले 5 मिनट आउटलाइन बनाने के लिए, बाकी 25 मिनट आप लिखेंगे। हाँ आप 30 मिनट फिर और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टेक स्पेयर दैट 5 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर योरसेल्फ। क्या नहीं यूज करना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, नेवर यूज अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होती है? देखिए एप्पल इज ईटन बाय राम, मत लिखो भाई, ये क्या गड़बड़ लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखो राम ईट्स एप्पल,
और आप सीधे बात बताइए ना, आप बात को घुमा करके बताना चाहते हैं, सोचने की लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, स्पेस भर जाएगी। प्लीज ज्यादा अच्छा है कि आप स्पेस मत भरिए, थोड़ा छोटा लिख दीजिए, बट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग मत लिखिए। हाँ, आई एम टेलिंग यू, वो फिर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, इरिटेटिंग हो जाती है, रीडर उसको पढ़ के बोर हो जाते हैं, एग्जामिनर बोर हो जाते हैं। ठीक है, पैसिव सेंटेंसेस को नहीं लिखना है बाय लगा करके। ठीक है, बाय जब लगा के लिखते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट को क्या करते हैं आप आखिरी में ले आते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, और फॉरेन फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स तो एकदम मत लिखिए। अब आपको लिखना है कि a patient suffered from cardiac arrest and he was suffering from chondromalacia patella। अब इतना टिपिकल सेंटेंस, इतना टिपिकल वर्ड क्या होगा, हाँ एग्जामिनर को भी शायद पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड है। तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कर रहे हैं आप, कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो बहुत क्या होगा, टेक्निकल वर्ड मत दीजिए, क्योंकि वो डिक्शनरी नहीं यूज करेगा, वो सिंपली उस पर रेड लाइन खींच देगा। तो आप तो यहाँ बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं, वो उसको क्या करेगा, ना समझते हुए मीनिंग को क्या करेगा, उस पर अंडरलाइन कर देगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक कॉपी चेक करनी है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 200 कॉपियां चेक करने को रहती है एट अ टाइम, इतनी कॉपी चेक करनी है, तो वो तो सिर्फ फटफट क्या करना है, टिक लगाना है, और नहीं समझा तो बस लाल लाइन खींच देनी है, उसको तो होली खेलनी है। हाँ, तो वो होली आपकी कॉपी से ना खेल पाए, वो होली आपकी कॉपी से ना खेल पाए, उसमें खूब लाल रंग उड़ेल दे। हाँ, तो उसको ध्यान देना है आपको, क्या नहीं यूज करना है, समझ गया ना। फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन फ्रेजेस, टेक्निकल वर्ड जिसका बहुत ज्यादा टिपिकल मीनिंग है, प्लीज नहीं, बल्कि उसके बदले आप सिंपल लिख दीजिए। आइए एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं आपको, एक एग्जांपल ऑफ ऐसे मेरे पास है, मैंने आपके लिए लिया हुआ है कहीं से। ये ऐसे है, वैल्यू ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, ये आपको रीड करना है, एक बहुत ही सिंपल और आसान सी भाषा में लिखा गया सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है इसका, इस पे लिखा गया एक कॉम्पोजिशन है। देखिए, मैं एक लाइन पढ़ करके आपको समझाना चाहता हूं कि आप ऐसे नहीं करते हैं, ये मिस्टेक आपसे हो रही है। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को कवर करना है। ध्यान दीजिए, पहला देखिए, सबसे बीच में क्या लिखना है, टॉपिक लिखनी है, ऐसे की हेडिंग लिखनी है। तो ऐसे की हेडिंग सेंटर में लिखेंगे। आप लोग नहीं लिख रहे थे तो प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज राइट दी हेडिंग एट दी सेंटर। हेडिंग अगर क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने मन से एक कैची हेडिंग बना लीजिए, सिंपल बनाइए, बहुत टिपिकल बनाने की कोशिश मत करिएगा। हेडिंग होनी चाहिए, टॉपिक होना, हेडिंग होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या आप गलती करते हैं। माई फ्रेंड ऑफन आस्क मी व्हाई आर यू सो केयरफ्री ऑल द टाइम। देखिए कितने अच्छे तरीके से क्या किया है, डायरेक्ट सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। माई फ्रेंड आस्क मी, कॉमा लगाया, देखिए पंक्चुएशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा में व्हाई आर यू ऑल द टाइम क्वेश्चन मार्क, हाँ व्हाई आर यू केयरफ्री ऑल द टाइम क्वेश्चन मार्क, और अगेन इन्वर्टेड कॉमा। तो प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यही चेक होगा आपका। फिर क्या लिखना है, देखिए द आंसर इज क्वाइट सिंपल, आई ओव माई केयरफ्री एटीट्यूड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या इंट्रोडक्शन दिया, जबरदस्त, इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन है, पहली दो लाइनें कितनी जबरदस्त है। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने केयरफ्री कैसे रहते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये मेरा, मैं तुम लोग की स्टाइल में बोल रहा हूं कि ये मेरा स्टाइल है, मैं केयरफ्री। यस, ये तुम लोग को भी रहना है, ये तुम्हारे लिए भी लेसन है कि तुमको भी क्या रहना है, एग्जाम के समय में केयरफ्री रहना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। नहीं भी आ रहा है तो एकदम बोल्डली क्या करना है, लिख देना है। आपके एटीट्यूड में क्या हो जाना चाहिए, वो पॉजिटिव पर होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो पढ़ रहा हो आपका, हाँ मतलब आपका जो आंसर शीट रीड कर रहा हो एग्जामिनर, उसे महसूस हो जाए कि मेरे स्टार लिख रहे हैं, यस सर तरुण के स्टार लिख रहे हैं, ऐसा उसको फील हो जाए। तो इसके लिए फील कराने के लिए आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या लाना है, आपका केयरफ्री एटीट्यूड क्यों होना चाहिए, ये मैं तो वापस ऐसे पे आ रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। अब आगे देखिए, पहला पैराग्राफ देखना है ध्यान से। Now some people may say that self confidence is a form of conceit। conceit मतलब होता है एक तरह का लोगों के सामने दिखावा, चीट। conceit डिसीट होता है, चीट होता है। and they may be right। देखिए पंक्चुएशन मार्क, ध्यान दीजिए, एवरीवेयर प्रॉपर यूज ऑफ कॉमा, पंक्चुएशन सेंटेंसेस है ना, ग्रामेटिकल कितना करेक्ट लिख रहा है। और सेंटेंस कैसे है, छोटे 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 सेंटेंस है, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है अपने लैंग्वेज को, अपने स्टेटमेंट को। आगे देखिए, however my self confidence allows me to feel relaxed no matter how difficult a task I face, so it is extremely valuable to me। देखा पहला पैराग्राफ की कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे क्या बनाता है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे रिलैक्स रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। देखा, वैल्यू आ गई पहले पैराग्राफ में। अब उसके बाद बॉडी ऑफ दी कॉम्पोजिशन। पहला पैराग्राफ रिलेटेड और आगे के लिए क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। टॉपिक से बियॉन्ड मत जाइए, टॉपिक के अंदर ही रहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कंक्लूजन पैराग्राफ में आ रहा हूं, जरा कंक्लूजन पैराग्राफ देखते हैं। So just be confident, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। So just be confident, जरा देखिए तो, so just be confident even if you are not the best, it doesn't matter। ये सब तुम पे अप्लाई होता है। Even if you are not the best, क्या करो, कॉन्फिडेंट रहो, you can achieve your dreams and aim with a positive outlook on life। देखिए क्या जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज के साथ क्या हो रहा है, ऐसे आपका कंक्लूड हो रहा है। यही आपको भी करना है, आपका कंक्लूजन समराइज्ड करना चाहिए आपकी टॉपिक को। आपकी टॉपिक आखिरी में आकर के क्या होनी चाहिए, वहां उसका आपका क्या निष्कर्ष निकला, आपने पढ़ करके क्या मीनिंग कंक्लूड किया, समझा, आपकी ओवरऑल आखिरी के कुछ पैराग्राफ, जरूरी नहीं 2 लाइन का हो, आखिरी के जो लाइन से पैराग्राफ है उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आ रहे हैं वापस एक टॉपिक, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान अ कंपोजिशन। आपको दिक्कत आ रही थी ना, हाँ कि ऐसे कैसे प्लान करें, मैं आपको ऐसे प्लान करना होगा। अभी
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लान करना है कंपोजिशन, मैंने पहले बताया था। एक रफ आउटलाइन लिखना है, मैंने इस पे डिस्कस कर लिया आपके साथ। रफ आउटलाइन बनाना है और क्या ध्यान देना है, इररिलेवेंट पॉइंट्स को, रिपीटिशंस को नहीं करना है। कोई चीज बार 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 मत लिखिए। अपना फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ सेम 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 सेम, प्लीज 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 मत लिखिए। आपका एग्जामिनर बोर हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। और अरेंज द मटेरियल यू आर लेफ्ट विद इन अ लॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में लिखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहला 5 मिनट आउटलाइन लिखने में लगाइए, ठीक है। वो 5 मिनट आपके 25 मिनट को क्या करेगा, सुपर फास्ट बना देगा। उस समय आप क्या करेंगे, अपने दिमाग को ज्यादा पेन नहीं देंगे। पहले 5 मिनट अगर आपने सोच लिया तो राइटिंग करते समय पहला 5 मिनट, और स्टार्टिंग ही आपको कंपोजिशन से करनी है। अब क्या करना है, एन एसे मस्ट बी हैव डिस्टिंक्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस कर लिया, बॉडी एंड कंक्लूजन। याद रखिएगा आपके जो भी आइडियाज आ रहे हैं इसी को चेक करने के लिए लिखा गया है ये कंपोजिशन। नेक्स्ट है, कोशिश करिए आप किसी का चुराया हुआ कंटेंट, मतलब किसी दूसरे की कहानी, किसी दूसरे के आइडियाज को नहीं लिखें। और बिगनिंग कैची हो, पैराग्राफ कंपोजिशन कैची हो, और ध्यान देना है एंडिंग एब्रप्ट न हो। एब्रप्ट मतलब सडन, अचानक क्या किया आपने, ऐसे बंद कर दिया। कंक्लूजन दिए बिना कि आपने जो टॉपिक लिखा, जिस बारे में लिखा, हाँ उस पर कोई एंड नहीं बनाया, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट की, लास्ट पैराग्राफ में मार्क्स कटेंगे, ठीक है। आपका कंपोजिशन शुड एंड नेचुरली। और हर जगह क्या यूज करना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यूज नहीं करना है। एक्टिव वॉइस में, हाँ वैसे एक्टिव पैसिव वॉइस को डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो में भी अपलोड किया है, आपने नहीं देखा है, बस एक आसान तरीका देखने का, टाइप करिए एक्टिव पैसिव वॉइस बाय सर तरुण रूपानी, चल जाए। चलिए कुछ स्टेटमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो आपको सही नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जैसे ही इज ऑफन नॉट वेरी ट्रूथफुल, अरे क्यों इतना घुमा घुमा के बता रहे हो बात, कहना चाहते हो कि वो अक्सर सच्चा नहीं है, अरे बोलो ना झूठा है वो, हाँ राइट, ही यूजुअली लाइज, काम खत्म। इतना घुमा क्यों रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत लैंग्वेज को मैंने कहा ना, ऐसा घुमाना नहीं है आपको, सिंपल लैंग्वेज देखना। आगे देखिए, ही डिड नॉट थिंक दैट स्टडीइंग मैंडरिन वाज अ सेंसिबल वे टू यूज वंस टाइम। अब देखिए क्या लिखा है, ही थॉट स्टडीइंग मैंडरिन वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहां कह रहा है कि टाइम के लिए सेंसिबल नहीं है, अरे बोलो वेस्ट है टाइम भाई, और क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। आइए कुछ रिपीटिशंस एग्जांपल है, कुछ वर्ड्स हैं जो आप देखिए रिपीट करते हैं, तो omit needless words, keep related words together। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। He noticed a large cut in the rug that was right in the center of the rug। तो ये बार बार रग 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 मतलब बुरा होता है, एक्चुअली एक बड़ा रफ कपड़ा होता है। तो he noticed a large cut right in the center of the rug। 2 बार in the rug, center of the rug, अरे क्या जरूरत है भाई बार बार लिख रहे हो, देखा। ये ऐसे करने आपको समझ, इससे सेंटेंस क्या होगा आपका, सिंपल भी लगेगा और रीडर क्या होगा उसको आगे पढ़ना चाहेगा। अच्छा नेक्स्ट है, आपको अपने एस्से का टाइप डिसाइड करना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं टॉपिक सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान देना है। ध्यान दीजिए फिर से, टॉपिक को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपके पूरे, यस पहला पैराग्राफ आपके पूरे एस्से की डायरेक्शन होता है। पहला पैराग्राफ डिसाइड कर देता है कि आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, ठीक है। इसीलिए पहले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन क्या होना, मेन आइडिया ऑफ द एंटायर एस्से बताता है। इसलिए मैंने कहा एग्जामिनर आपका पहला पैराग्राफ जरूर रीड करता है, वो पहला पैराग्राफ रीड करता है बहुत अच्छे से, कंक्लूजन पैराग्राफ अच्छे से रीड करता है और बॉडी में से कुछ पढ़ लेता है। पर फर्स्ट और लास्ट तो कंफर्म है, फुल हो सकता है ना पढ़े, आई एम नॉट टेलिंग ऑलवेज, प्लीज हो सकता है कि वो फुल ऐसे ना पढ़े, बट आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट को वो जरूर पढ़ते हैं, इसीलिए उसको सबसे अच्छे बनाने। ध्यान देना है टोन ऑफ द कंपोजिशन जैसा आप क्रिएट करेंगे वैसा ही रखिएगा, ठीक है। आइए बॉडी पे ध्यान देंगे, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन कैसा होगा, इंट्रोडक्शन तो डिस्कस कर लिया था, अब मेन है बॉडी ऑफ द सेंटेंस कंपोजिशन। जब आप बॉडी ऑफ द सेंटेंस लिख रहे हैं, कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो आपका हर पॉइंट, यस हर पैराग्राफ किसी पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। क्या चीज, किसी एक पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। जो आपने 5 W पढ़े थे ना मेरे साथ, तो व्हेन वेयर व्हाट, तो व्हेन पे एक पैराग्राफ हो गया, वेयर पे एक पैराग्राफ हो गया, व्हाई पे, व्हाट पे, हाउ पे, हु पे, समझ गए बॉडी कैसे बनाओगे। हाँ, और जो मैंने कहा विजन सोचोगे, साइट, हियरिंग, टच, वो उसके बीच में ऐड करते जाओगे। मतलब आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान देना है। अपने पार्ट को बताने के लिए जो आप प्रूफ देंगे वो साथ साथ में देते जाएंगे। किसी के कोटेशंस होंगे वो देंगे, किसी का एग्जांपल होगा वो देंगे, कुछ अगर नंबर डाटा आपको मालूम है तो हाँ, किसी का फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो वो अगर आप दे रहे हैं तो उससे आपका ऐसे और रेलिवेंट होता है, हाँ और अच्छा हो जाएगा जब आपको ऐसा आपका डाटा मालूम होगा। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन मतलब समरी, क्या आपके पूरे एंडिंग की समरी। याद रखिएगा जब आप कंक्लूजन दे रहे होते हैं तो आपको बेसिकली ऊपर की सारी बातों को जो आपने पहले ऐसे तक लिखा था लास्ट तक, उन सारी बातों को क्या करना है, एक सिंपल पैराग्राफ में अपनी अंडरस्टैंडिंग से कन्वर्ट, ठीक है। फाइनल सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि पूरी आइडिया उस पूरे पैसेज की, पूरे एस्से की क्या होना चाहिए, आइडिया उसके अंदर आनी चाहिए। चलिए फिर आपको कंपोजिशन के बारे में, विंटर के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। आइए टाइप ऑफ एसेज बताता हूं, किस किस टाइप ऑफ एसे आता है, हाँ किस किस टाइप का एसे आता है और आपको कौन सा करना चाहिए मैं ये बताने जाऊंगा। ऐसे कौन सा आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन सा करेंगे, कौन सा करना चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूं। हाँ ये आपको बहुत ध्यान देना है, किस टाइप का ऐसे करना है। सबसे पहला आता है फैक्चुअल एसेज। फैक्चुअल एसेज में आपको फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे बीत चुका है, ठीक है ना, अब कैसे कैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, कब हुआ था पहली बार, ठीक है ना, ये है फैक्चुअल एसे, ठीक है। फैक्चुअल एसे आपको जरूर करना चाहिए अगर फैक्चुअल एसे में आपको फैक्ट के बारे में पता है। जैसे आपको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है और आपको उसके फैक्ट्स पता है, फिगर्स पता है, नंबर्स पता है, आपको पता ही नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले कब मनाया गया था, हाँ तो क्या आप लिख पाएंगे उस पर, जवाब नहीं लिख पाएंगे। तो फैक्चुअल एसे तभी लिखना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपको फैक्ट्स पता हो, इंफॉर्मेशन जानकारी हो। जैसे पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930, हाँ कांग्रेस ने इसको मनाना शुरू किया था 26 जनवरी 1930 को, तो आपको पता तो होना चाहिए, अभी तो आप हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे लिख पाएंगे। और आजकल करंटली हमने क्या कर रहा है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दी।
तो आपके पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, अभी तो आप लिख पाएंगे कैसे शुरुआत हुई, वो सारा पूरा बताना पड़ेगा। तो ये फैक्चुअल ऐसे करने चाहिए, शर्त एक ही है कि आपके पास उसके सही इंफॉर्मेशन है, सही फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है तो ही लिखिए, वरना मत लिखिए। नेक्स्ट आता है इमेजिनेटिव ऐसे। इमेजिनेटिव ऐसे भी आप कर सकते हैं। इमेजिनेटिव में कहेगा कि यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। क्या कहते हो, मजा आ जाएगा। उससे पूछोगे अरे मैं तो ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल हूं, फॉर पास्ट 10 इयर्स आई एम द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। मैंने ऑलरेडी बताया था कि आई एम अ प्रिंसिपल इन अ सीबीएसई स्कूल इन वाराणसी फॉर पास्ट 10 इयर्स। अच्छा, कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर आप आईसीएसई बोर्ड कैसे पढ़ा रहे हैं? अरे भाई आई एम थ्रू आउट एन आईसीएसई स्टूडेंट, फ्रॉम एलकेजी टू 12th आई वाज एन आईसीएसई स्टूडेंट, कॉन्वेंट एजुकेटेड, मिशनरी स्कूल एजुकेटेड स्टूडेंट, एंड आई एम प्राउड टू से दैट, नेवरदलेस आई एम ऑलवेज प्राउड टू से दैट। ठीक है, दैट माय वोकैबुलरी एंड माय इंग्लिश इज ऑल बिकॉज ऑफ माय टीचिंग्स ऑफ द मिशनरी स्कूल्स। दिस आई एम वेरी प्राउड टू से अबाउट। What my message is कि कैसे मैं आ गया, तो I was teaching in ICSE school for many years. For many years I was teaching, but I happened to be a principal in the CBSE school. चलो, तो इमेजिनेटिव ऐसे अगर आपको आता है, आपको किसी सिचुएशन को इमेजिन करना है, आपको कोई इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना है, तो जितना हो सके इसको लिखिए, क्योंकि इमेजिनेशन आपकी है और आप कुछ भी फैक्ट की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके मन में जो आ रहा है तब लिखिए, इस पे पूरा मार्क्स मिलने वाला है। इमेजिन दैट यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, राइट एन एसे व्हाट यू विल डू एंड हाउ यू विल डू। क्या कहते हो, क्या मजेदार ऐसे नहीं होगा लिखने के लिए? तुमको मजा नहीं आएगा शायद सोच कर लिखने पे, तो ये करिएगा, इमेजिनेटिव ऐसे करने चाहिए। अब आता है ऐसा आता है इसी टॉपिक के अंदर की नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे में आप किसी का नरेशन करते हैं। नरेशन क्या होता है, कोई एक सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे होते हैं, आप उसको बताते हो। जैसे एग्जांपल है अ डे इन द पार्क। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अ डे इन द पार्क। तो आप पार्क में गए, मॉर्निंग में गए, लेट्स से, तो आप पार्क में गए मॉर्निंग में, देखा कि जॉगर्स पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, कुछ लोग योगा करने आ रहे हैं। सबका मॉर्निंग का इवेंट डिस्क्राइब कर दिया आपने। देखा कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु और हाउ, आपने पूरा डिटेल दिखा दिया। और आपने क्या क्या साइट्स सोचे, है ना, इमेजिन किया, क्या क्या साइट देखा था आपने, क्या क्या आवाजें सुनी थी, क्या क्या आवाजें सुनी थी, हियरिंग्स, क्या क्या आपने टच किया था, क्या क्या फील किया था, वो सब आपने सोचा और अपने ऐसे को बना दिया। याद रखिएगा ये ऐसे क्योंकि एक सीरीज में लिखा है, तो आपने क्या करना है, डे के एंड से लेकर के इवनिंग तक या रात तक, जब तक पार्क ओपन होता है तब तक के इंसिडेंट बता दिए, काम खत्म। अ डे इन द पार्क, आसान, सिर्फ पार्क के बारे में बैठना है, सोचना है कि मैं पार्क में बैठा हूं अंदर, या मैं पार्क के अंदर हूं, और लिख डालना है ना, कितना आसान टॉपिक। बट सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीरीज को अरेंज, लॉजिकल सेंटेंसेस के रूप में लिखना है, ग्रामेटिकली सही लिखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले। तो नैरेटिव ऐसे जरूर करिए, जरूर करिए। एक मेमोरेबल वेडिंग का एग्जांपल दिया है, मैं तो कई बार जर्नी इन ट्रेन बता रहा हूं। तो ये सब क्या कर सकते हैं, आपको रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए भी दूंगा। आई विल गिव यू द टॉपिक्स टू रीड, आई विल गिव यू सम एसेज टू रीड, एंड आई विल गिव यू सम होमवर्क आल्सो। चलिए, डिस्क्रिप्टिव ऐसे इसकी बात कर रहे थे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब करते हैं किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, पर्सन को, ये भी आप जरूर करें। ड्रीम को डिस्क्राइब करना है, फेवरेट वेकेशन को डिस्क्राइब करना है, आई एम वेरी श्योर ये आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको करना भी चाहिए। आइए अब आ रहा है टॉपिक जो आपको अब समझना है। पहले एक टॉपिक है, नाम है आर्गुमेंटेटिव एसेज। सर ये आर्गुमेंटेटिव कैसे ऐसे होते हैं? वो एसेज जिसको डिबेट का टॉपिक होता है, शुड यू डू दिस और दैट। जैसे कोई डू और डोंट्स वाले एसेज आते हैं जिसमें पूछा जाता है ना आपसे कि आप फॉर में हैं कि अगेंस्ट में हैं। ऐसे एसेज को कोशिश करिए तो अवॉइड करिए, कोशिश करिए तो अवॉइड करिए, क्योंकि आर्गुमेंट मतलब होता है किसी पर आपने विचार प्रकट करना, अपना ओपिनियन देना, और वो ओपिनियन पे स्टिक रहना। क्लियर है? आपके ओपिनियन जो भी होने चाहिए, साथ में उसके पीछे आपके कुछ रीजन होना चाहिए। एक एग्जांपल दूं, शुड चलो एक एग्जांपल अपने मन से कह रहा हूं, शुड वुमेन्स बी अलाउड टू वर्क लेट नाइट। बड़ा टिपिकल टॉपिक सर आपने दे दिया है। टिपिकल टॉपिक है। क्या क्वेश्चन था मेरा? शुड वुमेन्स बी अलाउड टू वर्क लेट नाइट। क्या औरतों को रात में काम करने की अनुमति हो, चाहे ऑफिस में काम करें? आप कहेंगे सर यस होना चाहिए। और तो अगर आप फॉर दे रहे हैं तो आपको उसके पीछे डाटा देना पड़ेगा। डाटा क्या देंगे, फैक्ट क्या देंगे कि वुमेन्स की इनकम कितनी है, और आउट नाइट टाइम देंगे तो कितनी इनकम बढ़ जाएगी। क्या आपके पास डाटा है? जवाब आपका डाटा। क्या आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आपकी लॉजिक को प्रूव करते हो? देखा, इसीलिए इस टॉपिक को मैं कह रहा हूं बहुत संभल के करना है। मैं कोशिश तो यही कहूंगा आपसे कि आप इस टॉपिक को अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर आप जिस टॉपिक पर हैं, फॉर पे लिख रहे हैं उस टॉपिक के, तो आप फॉर पे ही लिखते रहेंगे। कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, फॉर के बारे में बताते हुए, और नो क्यों लिया, सॉरी फॉर क्यों किया आपने, इस पे आप डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए बहुत सेलेक्टिव रहिएगा इस टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में आपको रिस्क है, इसीलिए हो सके तो इसको अवॉइड करिए। जब आपको लगे कि देयर इज नो अदर थिंग तब आइएगा। लिखने की कोशिश पहले नहीं करिएगा, इसकी ध्यान दीजिएगा। चलिए, रिफ्लेक्टिव एसेज अगेन लिख सकते हैं, मतलब आपको पास्ट टेंस में सारा लिखना है, जो जो आपके साथ घटना घटी उसको लिखना है। क्रिटिकल एसेज ये भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल एसेज भी लिख सकते हैं, जिसमें किसी के बारे में आपको क्या होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। ठीक है, कोई बुक है, कोई फिल्म है आपने देखी है, उसके बारे में लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आता है स्टोरी, वो लिख सकते हैं, मैंने बता दिया टॉपिक। आता है शॉर्ट स्टोरी, पिक्चर बेस्ड स्टोरी आपको हमेशा आती है, हर पेपर में आती है। एक पिक्चर दे देगा, प्लीज क्या नहीं करना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पिक्चर तो देख के समझ में आ जाता है। तो पिक्चर के बाद की बात कर, जो पिक्चर है उसको आप ओरिजिनल स्टोरी बना पाते हैं? जवाब नहीं। तो अगर आप कहीं की स्टोरी कॉपी करके लिख देते हैं तो आपको क्या लगता है, एग्जामिनर नहीं जानता है क्या?
आपको कोई मूवी समझ में आ रही है उसके अंदर, आपको कोई आपकी कोई बुक पढ़ी हुई जो आपके सिलेबस की है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है कि अपने स्कूल की कोई आंसर की स्टोरी लिख देते हैं, जो आपके सिलेबस की स्टोरी है वही उसमें लिख देते हैं। प्लीज 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 अपने सिलेबस को छोड़ दीजिए, किसी और भी जो स्टोरी बुक से आपने पढ़ी कोई पॉपुलर स्टोरी है वो मत लिखिए, क्योंकि नंबर आपको नहीं मिले। स्टोरी में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी में उन कैरेक्टर्स के बीच में इंटरप्ले होता है, उनके बीच में डायलॉग्स होते हैं, उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करना होता है, और स्टोरी एक नरेटिव फॉर्म में होती है जिसमें आपको एंड बनाना होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पिक्चर। एंड ये बहुत टिपिकल टास्क है, प्लीज 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 इसको तो एकदम मत अटेंड करिए। क्या इसको तो एकदम अटेंड करिए, क्योंकि स्टोरी आप बहुत कैची नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग स्टोरी लिखने वाले नहीं है ना, क्या आप लोग स्टोरी लिखते हैं क्या आम लाइफ में? क्या आप लोग स्टोरी राइटर हैं? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर के लिए, कभी स्कूल की मैगजीन के लिए स्टोरी लिखा है क्या? सच बताइए। हाँ, इफ यू आर एन एविड राइटर, आप सच में एक अच्छे स्टोरी राइटर हैं, आप बुक्स के लिए, स्कूल्स के मैगजीन्स के लिए या इवन न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते रहे हैं, देन आई एम श्योर आप लिख पाएंगे। बट आपके पास कैरेक्टर्स होने चाहिए। हर स्टोरी में कुछ पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच होता है, पर क्या आप ये कर पाएंगे? जवाब है नहीं। तो इसीलिए स्टोरी बेस्ड टॉपिक क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फैक्चुअल एसेस के बारे में। मैंने टॉपिक दिया है, एक एग्जांपल दिया है कि जब फैक्चुअल एसेस करते हैं तो कैसे करते हैं। फैक्चुअल मतलब बता दिया, इंफॉर्मेटिव एसेस जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है। याद रखिएगा वो इंफॉर्मेशन फैक्ट ट्रू होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन से नहीं होनी चाहिए। जब आप फैक्ट लिखते हैं तो सही सच्चाई वाली बात होनी चाहिए, ट्रुथ पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक सेलेक्ट करिए, फैक्ट गैदर करिए, फैक्ट आपसे रिलेटेड होना चाहिए। फैक्ट के अंदर जो आप स्टैटिस्टिक्स डाटा लिख रहे हैं या कोई फाइंडिंग लिख रहे हैं या किसी पेज या हिस्ट्री का कोई जिक्र कर रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए। किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में लिख रहे हैं, किसी बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो वो सब रियल होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप श्योर हो तो ही आप दीजिएगा, ध्यान दीजिए इस चीज को, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, पैराग्राफ में टॉपिक्स लिखिए जितना ज्यादा हो सके। आप बहुत लेंथी पैराग्राफ मत बनाइए। समटाइम्स यू मेक अ टू बिग अ पैराग्राफ। एक ही पैराग्राफ 20-25 लाइन का हो जाता है। प्लीज प्लीज 5-6 लाइन 7 लाइन इज इनफ फॉर अ पैराग्राफ, दैट नॉट मोर देन दैट। आफ्टर 5-6-7 लाइन्स पैराग्राफ चेंज करना मत करिए। ठीक है, पैराग्राफ नंबर ऑफ पैराग्राफ बढ़ाइए, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर पैराग्राफ्स। राइटिंग में लॉजिक, राइटिंग में सीक्वेंस बना के रखिए। आइए एक ऐसे मैं और आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, क्या भाई, अ कैरियर टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग। हाँ, ये तो टॉपिक लगता है तुम लोग से मिलता जुलता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देखिए पहला पैराग्राफ देखिए कैसा लिखा है, हेडिंग दिया कि नहीं? सबसे पहले हेडिंग देना है, टाइटल देना है आपको। मेनी टीनेजर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कंटेम्पलेटिंग, मतलब थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग व्हाट दे वांट टू डू व्हेन दे ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल। देखिए सेंटेंस खत्म, फिनिश। हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाइए। आई एम सीइंग मेनी ऑफ टाइम्स आप फुल स्टॉप भी लगाना भूल जाते हैं। प्लीज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करिए, नंबर कटते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है, इंग्लिश ग्रामर में कटेगा मार्क्स। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू रियलाइज दैट इजिली, देखिए क्या लगा दिया इजिली के बाद, तो पंक्चुएशन मार्क लगा दिया, कोलन सेमीकोलन जहां जहां लग रहा है, हाँ फुल स्टॉप कॉमा जहां जहां लग रहा है प्लीज पुट करिए। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू रियलाइज दैट इजिली आई डिसाइडेड टू बिकम अ वेटनेरियन व्हेन आई वाज 2 or 3 ईयर। देखा, यहां पर कैरियर बता दिया, क्या बनना चाहता है ये? वेटनेरियन। ये वेट कौन होते हैं? अरे जानवरों का डॉक्टर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमंस एनिमल्स डिजर्व विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दे शुड बी ट्रीटेड। देखिए एक एक लाइन को क्या कर रहा है, शॉर्ट लाइन लिख रहा है। देखिए यू कैन सी, यहां फुल स्टॉप से स्टार्ट किया, यहां फुल स्टॉप पे एंड किया। फॉर दिस देखिए अब कितना ध्यान दिया जा रहा है, हर एक जगह जहां जरूरत पड़ रही है वहां पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपर्ली लगाया जा रहा है। ये सब आप अपने एसेस जब आप अपना कंपोजिशन लिखेंगे। फॉर दिस आई एम डूइंग ऑल आई कैन एट स्कूल टू ले ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर माई सक्सेस। वंस आई गेट इन कॉलेज आई विल स्टडी एंड लर्न अबाउट ट्रीटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स। देखा, शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत बड़े बहुत लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक सेंटेंस जिसके अंदर पूरा मीनिंग आ रहा है। ऐसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। तो टू लॉन्ग मत बनाइए। ठीक है, आई विल बी, मैं बस पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा। आई विल बी हैप्पीएस्ट एज अ वेटनेरियन बिकॉज व्हेन एनिमल्स विल नीड माय असिस्टेंस आई नो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प। तो दिस इज हाउ कैरियर, देखा कैरियर के बारे में स्टार्टिंग हो गई। देखा ना, एक कैरियर बताना है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है। तो इसमें एक स्टूडेंट का है ना अपना व्यू पॉइंट है, ऐसे एसेस को तो जरूर करें। हाँ, क्योंकि आप जो भी लिखेंगे इसके लिए ना कोई फैक्ट की जरूरत है, हाँ ना किसी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, ना कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ना इसमें कॉज है, हाँ मतलब ना आपको फॉर बोलना है ना अगेंस्ट बोलना है। एकदम लिख डालिए, एकदम झकास ऐसे है, हाँ लिख डालिए एकदम से, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे और ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेंगे, लॉजिकल लिखेंगे, एकदम नंबर मिलने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई चैलेंजिंग थॉट नहीं आ रहा है कोई। ठीक है, अगेन ये तो कुछ कॉमन ऐसे हैं, मुझे लगता है ज्योग्राफी वाले ऐसे हैं। सोलर एनर्जी, अब ज्योग्राफी तो आपको बहुत अच्छी है, हाँ आपने मेरे साथ ज्योग्राफी प्रिपेयर भी की है, बस उठा डालो उसके सारे पॉइंट्स, समझ गया ना। देखिए सोलर एनर्जी पे लिखना है, अब सोलर एनर्जी पे तो आप खूब जम के लिख पाएंगे। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बना डालो खूब सारा, ऐसे ऐसे आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं खूब सारा। अगेन हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज प्रपोजल। हाँ प्रपोजल राइटिंग। अरे भाई तुमको प्रपोज वर्ड से प्रपोजल में मिक्स नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए, हाँ एक निश्चित पर्पस के लिए क्या करना है, एक लिखना है, ओवरऑल काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए समझते हैं प्रपोजल क्या है, प्रपोजल राइटिंग कैसे करेंगे, और एक सैंपल के साथ, हाँ एक सैंपल प्रपोजल भी आपको कराने जा रहा हूं।
तो सबसे पहले प्रपोजल का मीनिंग जानेंगे। प्रपोजल एक तरह का प्लान होता है, हाँ एक तरह का सजेशन होता है। किसको बनाना होता है? यस, ये कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या आपका इंस्टीट्यूशन बनवाता है प्रपोजल। हाँ, कोई चीज करवाना है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, कोई 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 पिकनिक पे जाना है, कहीं कोई कोई सेटअप तैयार करना है, कोई क्लब बनाना है, तो प्रपोजल बनाना है। तो प्रपोजल एक तरह का प्लान है, सजेशन है, और एक तरह का फॉर्मल या रिटन डॉक्यूमेंट है। ओरल प्रपोजल नहीं है, वो लव वाला प्रपोजल नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, ये ओरल प्रपोजल नहीं है, बल्कि ये कंसिडरेशन के लिए दिया गया है। मतलब एक लिखित में दिया गया, अपने सीनियर या सुपीरियर को दिया गया डॉक्यूमेंट, जिसमें हम उनके द्वारा आस्क्ड थिंग्स टू कंसीडर हम उन्हें बताते हैं। आइए कैसे बताते हैं? तो ये इसके लिए 4 टाइप्स हैं। बिजनेस में प्रपोजल्स होते हैं, ग्रांट लेने के लिए प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट से, रिसर्च टॉपिक के प्रपोजल्स होते हैं, एंड प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल्स भी होते हैं। बट क्योंकि आपको इतने टाइप्स के प्रपोजल नहीं करने हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको कुछ स्पेसिफिक ही प्रपोजल बनाने हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को जो प्रपोजल बनाने हैं वो ज्यादातर किसी प्रोजेक्ट या इवेंट के बनाने हैं। मतलब आपको इसमें से टॉपिक 4 है, जो टाइप 4 मैंने बताया, प्रोजेक्ट बेस्ड इवेंट, ये बनाने हैं। और इसमें आपको अप्रूवल लेना है आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से। आपको बता दिया जाएगा कि आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कौन है। जैसे मैंने कहा, यूजुअली तो प्रिंसिपल होते हैं, बट अगर आप किसी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है। तो प्रपोजल देना है, प्रपोजल में प्रोजेक्ट और इवेंट को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में जानकारी देनी। आइए, क्या होगा प्रपोजल में? चलिए, ये तो आप समझ गए प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल में होगी सबसे पहले टाइटल। हाँ, सबसे ऊपर होना चाहिए टाइटल, और वो भी पूरे फुल ब्लॉक कैपिटल लेटर में। मैं इसको अभी दिखाने भी वाला हूं। और क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले टाइटल के बाद सबसे पहले ध्यान देना है हेडिंग या इंट्रोडक्शन। हेडिंग या इंट्रोडक्शन। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्टिव, मतलब किस लिए लिखा गया है, ये प्रपोजल किसके लिए है, पर्पस क्या है। तीसरा, लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में हमको बताना होता है कि किस मेथड से हम इस काम को पूरा करने वाले हैं। व्हाट इज टू बी डन, कैसे हम ये काम पूरा करने वाले हैं एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर। एंड लास्ट में क्या देना जरूरी है? चौथा जो एक होना जरूरी है उसमें कंक्लूजन। आइए, आपको इसके चारों एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके बताते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि प्रपोजल किसी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए? या तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए या फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट का मतलब ये चीजें हो चुकी हैं। आपको या तो टेंस जो प्रेजेंट चल रहा है इसमें रहना है, या फ्यूचर के बेसिस पे कि ऐसा होगा, इट विल बी डन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट फिर से आते हैं, देखते हैं। हेडिंग है, मैंने बताया प्रपोजल में क्लियर और कंसाइज हेडिंग जरूरी है। आप लिखेंगे भी वर्ड हेडिंग, और उसके आगे क्या करेंगे? हेडिंग बताएंगे। याद रखिएगा, प्रपोजल की हेडिंग में 10 से 15 वर्ड होने चाहिए, बहुत ज्यादा, यस, टू मच लॉन्ग हेडिंग नहीं होनी चाहिए। हेडिंग कैची हो तो और अच्छा रहेगा। हेडिंग में कीवर्ड्स होने चाहिए, और हेडिंग में वो जिसके बेस्ड है प्रोजेक्ट उस पे होना चाहिए। इट शुड इलस्ट्रेट द स्पेसिफिक टास्क दैट द प्रोजेक्ट इज सपोज्ड टू अचीव। इस काम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो होना जरूरी है। याद रखिएगा, हेडिंग लिखते समय आप कोई शॉर्ट नेम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, जैसे आप लोग बेसिक लिख देंगे, BASIC, कंप्यूटर का एक टर्म है बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, नहीं ये नहीं लिख सकते। आपको जब भी लिखना है तो फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। आप एक्रोनिम नहीं लिख सकते, और टेक्निकल जार्गन शब्द का मतलब होता है कोई टेक्निकल वर्ड नहीं लिख सकते हैं जिसका अर्थ नहीं मालूम। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर कह दे कि ओ आई एम सॉरी द पेशेंट हैज कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेला, हाय राम, मैं तो डर गया। अरे भाई, डॉक्टर का टर्म है ये कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेला, ये एक आम जोड़ों की दर्द की बीमारी है। तो क्या कहना चाहते हैं? टेक्निकल टर्म्स को आपको नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, यही बस बताना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा उसमें टफ लैंग्वेज मत करिए, राइट एज सिंपल एज पॉसिबल। चलिए, हेडिंग लिख दिया। हेडिंग के बाद क्या ध्यान देना है आपको कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या पर्पस, किस लिए लिख रहे हैं हम, है ना। ये जो प्रपोजल लिखा हमने, क्यों, व्हाई, तो ये एक्सप्लेन करता है कि इसका गोल क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस प्रपोज प्रोजेक्ट का, और रेजोल्यूशन क्या होगा इसके लिए हमारा। हाँ, इसको पाने के लिए हमारा क्या रेजोल्यूशन होगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है इसका, वो यही है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम मार्क आपको यही दिलाने वाला है। क्या चीज? लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में क्या बताना होता है कि क्या क्या एक्शंस आप लेने वाले हैं इस प्रपोजल को पूरा करने के लिए। आप क्या क्या स्पेसिफिक्स करने वाले हैं, आप क्या क्या मेथड करने वाले हैं, ताकि ये प्रपोजल पूरा हो जाए। काली पुलाव नहीं पकाना है, एक्चुअल, इसलिए गहराई से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको पुट इनटू एक्शन करेंगे। प्लानिंग को एक्शन में पुट करने के लिए इसको मेजर बताना बहुत जरूरी है। इसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसमें बजट और दूसरी कोई फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज है तो अज्यूम करके आपको अपने अंदर से लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। आप अपने मन से क्या करेंगे, उसका टाइम फ्रेम खुद डिसाइड करेंगे, अपने मन से उसके अंदर क्या बजट लगने वाला है, या क्या पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट है, या नॉन मनी इन्वॉल्वमेंट है, वो सब चीज आप क्या करेंगे, अज्यूम्ड वे में लिखेंगे। आज तो आपको क्या करना है, रियलिस्टिक बनाना है, तभी आपका लिस्ट ऑफ मेजर अच्छा बनेगा। चौथा और आखिरी चीज है कंक्लूजन। कंक्लूजन तो आप जानते हैं क्या होता है। कंक्लूजन एक शॉर्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप अप्रूवल के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रपोज्ड है ना, आप प्रपोजल भेज रहे हैं, तो इसमें आप अपने सीनियर को या सुपीरियर को ये भेज रहे हैं ऐसा सोच के लिखेंगे कि वो इसको क्या करे, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, ताकि ये काम आपके स्कूल में या आपके इंस्टीट्यूशन में हो पाए। चलिए कुछ आपको टिप्स, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बताने जा रहे हैं। इस टिप्स को पकड़ लेंगे तो आपके 10 नंबर पूरे, क्या 10 नंबर का आपको मैं जवाब देने वाला हूं। कहां ये 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं प्रपोजल हेडिंग में। सबसे पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं। हेडिंग 2 मार्क्स की है। हेडिंग में ध्यान देना है, कीवर्ड क्या है। आप जब भी हेडिंग लिख रहे होंगे तो सोचेंगे व्हाट, मतलब व्हाट इज द प्रपोजल,
किस बारे में प्रपोजल है, क्या है प्रपोजल, यह सोचते हुए आपको लिखना है। मतलब हेडिंग जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए, व्हाट इट शुड हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसलिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। हेडिंग 2 मार्क्स की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस। हेडिंग के बाद ऑब्जेक्टिव है, याद है सेकंड स्टेप ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बताता है क्यों, व्हाई, क्यों ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई, क्यों ये काम कर रहे हैं हम, क्यों ये प्रपोजल दे रहे हैं। तो प्रपोजल का कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए आपके पास। अगेन रीजन भी कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स में आंसर लिखें, पर 2 रीजन होना जरूरी है। एंड करके भी आप लिख सकते हैं, और आप बुलेट के मार्क्स लगा करके, बुलेट मार्क्स समझ गए ना, स्टार या निशान लगा करके 1 2 करके पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। 2 होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक नहीं लिख सकते आप। लिस्ट ऑफ मेजर जो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है, लिस्ट ऑफ मेजर्स 4 मार्क्स का ये टॉपिक है। लिस्ट ऑफ मेजर में क्या करना है, 4 पॉइंट्स होने चाहिए। क्या बताएंगे आप, सोचेंगे मन में, हाउ, आपके दिमाग में क्या चलते रहना चाहिए कि कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, कैसे ये प्रपोजल जो हमें दिया गया है, कैसे हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ इंटू एक्शन करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपने मन से क्या करना है, टाइम, अपने मन से ही उसके अंदर बजट, अपने मन से अंदर कुछ नॉन फाइनेंशियल चीजों को इंक्लूड कर देना है, ताकि लगे कि सच में हम इस तरीके से इस बजट को, इस काम को, इस टास्क को जो मुझे दिया गया इसको पूरा कर पाएंगे। खाली पुलाव नहीं चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये हम प्रोजेक्ट रियल लाइफ अपने करने वाले हैं। हाँ, अपने ऊपर लेके देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। और लास्ट में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन। 2 मार्क्स का है, एक लाइन लिखोगे लास्ट में और ये भी तुम्हें 2 मार्क्स दे देगी। कंक्लूजन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और लास्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, अगेन कंक्लूजन में पर्पस पूरा आ चुका होगा कि हम इस पर्पस के लिए बनाए थे, तो आपका अब अप्रूवल के लिए परमिशन चाहिए, ये होना चाहिए कंक्लूजन। आइए एक सैंपल ऑफ प्रपोजल भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं। ये रहा सैंपल जो आपसे हम पूछ रहे हैं। एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल काउंसिल ऑफ योर स्कूल, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल, आपको बता दिया आप कौन है, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होता है ना स्कूल में, हेड बॉय हेड गर्ल, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो आप उनमें से एक हैं, और आपको क्या देना है, यू हैव बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अ साइंस क्लब। बना लो स्कूल में साइंस क्लब। देखो प्रपोजल किसका देना है, स्कूल में साइंस क्लब बनाना है। साइंस क्लब बनाना है तो एक पर्टिकुलर रूम होना चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर हॉल टाइप की प्लेस होनी चाहिए जहां पे स्टूडेंट्स आए, वहां साइंस के बारे में डिस्कस करें, प्रैक्टिकल वे में कैसे साइंस अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं। यही होगा ना क्लब में। आपको थिंक करना यहीं से शुरू कर देना है। आपको मिल गया प्रपोजल, मिल गया। क्या प्रपोजल है, क्या सेटअप करना है, देखिए सेटअप करना है आपको एक साइंस क्लब, सेटिंग अप, ठीक, राइट अ प्रपोजल इन 150 वर्ड। तो कीवर्ड 150 शब्द से ज्यादा मत लिखिए, हाँ, टू इलॉबरेट मत करिए। ये मतलब नहीं कि 155 वर्ड हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा, कट नहीं, डू नॉट राइट टू मच बिग। ठीक, आपको बताना है स्टेप्स, और मार्क्स तो दिया 10 मार्क आपको प्रपोजल दे सकता है। यस, 10 मिनट का काम है और 10 मार्क्स, सोचिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम आपका सेव करेगा। और यहां से टाइम बचा करके आप अपने कॉम्प्रिहेंशन में, हाँ, अपने एसे राइटिंग के काम में लगा सकते हैं, अनसीन पैसेज में ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये लिखिएगा जो आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, टाइटल। ये क्या है, देखिए फुल कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है और बीचों बीच में लिखा है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। हमारा टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। क्या है, साइंस क्लब सेटअप करना है ना, देखिए फुल कैपिटल लेटर में है और एकदम सेंटर मोस्ट में लिखा है, और बाकी सब बॉक्स के अंदर। ये टाइटल बॉक्स के बाहर है, ये जो टाइटल है बॉक्स के बाहर है। यहां से मार्क्स नहीं, अब यहां से मार्क्स मिलना शुरू होने वाला है। और इसको बॉक्स बना दीजिएगा, बॉक्स, यू नो, ये 3 कॉलम पहले से तैयार कर लीजिएगा और इसके लिख लीजिए। हाँ, बॉक्स फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी बुक में, इसलिए मैं बॉक्स फॉर्मेट बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग, देखिए हेडिंग इंट्रोडक्शन लिखेंगे जैसे लिखा है, ये अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप हेडिंग लिख दीजिए चलेगा, नो नीड टू अंडरलाइन, मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन किया है। अब हमारा हेडिंग है क्या, हेडिंग मैंने बताया था, जब आप हेडिंग लिख रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि यह प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो क्या है, साइंस क्लब बनाना है, तो साइंस क्लब बनाना है ताकि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो साइंस के बारे में, क्लास के बाहर जाकर के भी, और स्टूडेंट्स को वंडर्स एंड रेलिवेंस ऑफ साइंस के बारे में पता चले। हाँ, साइंस को थोड़ा एंजॉयमेंट की तरह करें, स्टूडेंट्स को फन लर्न साइंस मिले, स्टूडेंट्स को साइंस रटने की आदत ना पड़े। ये आपका क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। ये आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। 2 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, 2 मार्क्स आपको यहां पर मिलते हैं। तो हो गए कि नहीं, ये रहा 1, इंटरेस्ट इन साइंस डेवलप करना, दूसरा इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स द वंडर एंड रेलेवेंस ऑफ साइंस। तो आपके मिल गए हेडिंग, 2 पॉइंट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और देखिए ये बुलेट मार्क लगा सकते हैं, इसको कहते हैं बुलेट मार्क लगाना। देख रहे हैं आप, ये सर्कल बना हुआ है, आप सर्कल लगा सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, ऑल अलाउड, ठीक है, यहां पर इस जगह पे। तो अब ऑब्जेक्टिव मतलब होता है पर्पस, क्यों, क्या पर्पस के लिए कर रहे हैं हम ना। तो साइंस क्लब क्यों बना रहे हैं, तो साइंस क्लब स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा साइंस के फोबिया से, साइंस का जो बच्चों में डर बैठा हुआ था वो हट जाएगा। दूसरा फायदा क्या मिलेगा, देखिए विल में आ रहा है सारा, क्यों विल आ रहा है, मैंने कहा था यू हैव टू मेक दी सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस, क्योंकि ये इस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, है ना, पर्पस है ना ऑब्जेक्टिव का दूसरा मतलब। तो पर्पस है हमारा बच्चों का डर हटाना है, दूसरा पर्पस है डेवलपिंग दी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, बच्चों में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी डेवलप करना, ठीक है, साइंस के प्रोग्राम, साइंस की एक्टिविटीज के प्रति। आइए 2 हो गया, ये भी आपको 2 मार्क्स दे, 2 और 2 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए। देखिए बॉक्स कंटिन्यू रहेगा आपका, आपको बॉक्स के अंदर करना है, बॉक्स चलता रहेगा, ठीक है, जो रेड रंग का बॉक्स बना रहे थे 3 साइड से बॉक्स बनाते रहिएगा, यहां बॉक्स की लाइन चलती रहेगी, ठीक है। और फिर क्या है, लिस्ट ऑफ मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, लिस्ट ऑफ मेजर। इसके अंदर कम से कम 4
कितने? कम से कम 4 आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आप 4 आपको बताने पड़ेंगे कैसे करेंगे। हाउ सोचना है इसमें, क्या सोचना है, कीवर्ड है क्या आपके लिए? हाउ, कैसे, कैसे ये साइंस क्लब बनेगा। तो आइए देखिए, इसके लिए मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम विल बी यूज्ड। देखिए कहां साइंस क्लब बनाएंगे, स्कूल का जो हो मिडिल स्कूल का एक्टिविटी रूम है उसको यूज कर लेंगे एज दी साइंस फॉर ऑल साइंस क्लब मीटिंग। यहाँ पे साइंस क्लब की मीटिंग होगी, साइंस क्लब की एक्टिविटीज होगी। देखिए ट्रिक मिल गई, एक हाउ में आ गया पहला जवाब। दूसरा, मीटिंग कब कब होगी, मीटिंग 1 इन अ वीक होगी, 2 से 3 बजे के बीच में होगी। और क्या होगा, इस मीटिंग में साइंटिस्ट लोगों को बुलाया जाएगा, टॉक बाय साइंटिस्ट होगी। और क्या होगा, कॉम्पिटिशंस होंगे सैटरडेज को। कैसे करेंगे, देखो हाउ रियलिस्टिक बनाना है, ऐसा सच में आपको सोचना है, अपने मन से आइडिया लगानी है, कहीं आपको दिया नहीं था, ये आपको सोचना है प्रपोजल में। और तीसरा पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट चाहिए ना, तो तीसरा पॉइंट देखिए, मेंबरशिप ऑफ द साइंस क्लब विल बी ओपन टू ऑल फ्रॉम 6 to 12, क्लास 6 to 12। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बताया, आप 9 to 12 लिख सकते हैं, 8 to 12 लिख सकते हैं, अप टू यू। और क्लब मेंबरशिप हैज बीन फिक्स्ड एट ₹100 पर मंथ। देखा, तो आपने इसमें बजट दिखा दिया, आपने इसमें एक टाइम फ्रेम दिखा दिया, आपने इसमें एक प्लेस दिखा दी। ये सब जब भी आप ऐसा कुछ सेटअप करेंगे तो आपको सब कुछ सोच करके बनाना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। चौथा और आखिरी पॉइंट देखिए, द क्लब विल हैव अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज रेंजिंग साइंस फेयर। यहाँ पे क्या होने वाला है, साइंस फेयर होने वाला है, रोबोट मेकिंग होने वाली है, क्रिएटिंग स्लोगन्स, पोस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट। देखा, इस साइंस क्लब में हम क्या क्या करेंगे, हाउ क्या क्या करेंगे। तो इस साइंस क्लब में साइंस फेयर्स बुलाएंगे, रोबोट मेकिंग सिखाएंगे बच्चों को, स्लोगन, पोस्टर मेकिंग। देखा, पर्पज आपका हाउ से पता चल गया, हाउ से पर्पज आपका पूरा हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको आप बॉक्स बंद कर दे। कैसे, कंक्लूजन लिखने के बाद, कंक्लूजन भी आपको मार्क्स देने वाला है। 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, लिस्ट ऑफ मेजर। 8 मार्क्स पूरे हो गए, याद रखिएगा। और इसमें फुल मार्क्स मिलता है, याद रखिएगा आपको, वो इसमें फुल मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं द मोमेंट इट मेक्स अ सेंस। चलिए, पॉइंट वाइज नहीं लिख करके मैंने कहा आप बुलेट वाइज ऐसे लगा सकते हैं, बुलेट मार्क्स लगा सकते हैं। फ्यूचर टेंस को ज्यादा यूज करने की कोशिश करिएगा। लास्ट देखिए, कंक्लूजन देखिए, वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड एंड द साइंस क्लब विल बिकम अ रियलिटी इन आवर स्कूल, या रियलिटी इन आवर स्कूल। So this is how you have to write a proposal. तो प्रेसी या प्रिसाइज राइटिंग एक समरी होती है बेसिकली। आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसकी अगर आप समरी लिख दो, तो हम आम भाषा में कहते हैं राइट समरी। क्यों, आपने अपने स्टोरीज की, लिटरेचर की, हाँ पोएम पार्ट का समरी लिखा होगा, बस वही समझ लो। देखिए, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। क्या करना है, कंप्रेस करना है, लार्ज डाटा को सिंपल करना है। प्रिसाइज राइटिंग इज अ जिस्ट ऑफ एनी पैसेज इन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। बस यही है प्रिसाइज राइटिंग। और प्रिसाइज शुड आल्सो मेंशन ऑल डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में दिया है अर्थात जो पॉइंट आपसे पूछा गया, आपके लिए तो क्वेश्चन विद प्रेसी आती है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जो पैसेज के अंदर होता है, तो आप क्या करते हैं, एग्जैक्टली पैसेज कॉपी कर देते हैं। नहीं, आइए समझते हैं इसमें क्या करना है। तो ओरिजिनल जो है पैराग्राफ वो तो लिखना है, उसके डिटेल्स लिखने हैं, बट जो पढ़ रहा है उसको उस ओरिजिनल का आइडिया लग जाए। मतलब आप अपने सोचे हुए, आप अपने मन से कोई उसमें ऐड नहीं कर सकते, ओरिजिनल आइडिया को ही क्या कर देना है, कम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। कुछ रूल्स बता देता हूं। पहली चीज, अपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करा करिए, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर दीजिए जिस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपका प्रेसी क्वेश्चन बेस्ड होता है ना। तो नोट करिए पॉइंट्स को, बनाइए पहले इसका, मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, और टिपिकल लैंग्वेज यूज करने की कोई कोशिश मत करिए। और इंपॉर्टेंट टर्म्स और कीवर्ड्स तो आप उस प्रेसी से ही ले लीजिए, कीवर्ड और इंपॉर्टेंट टर्म्स आप अपने मत यूज करिए, बल्कि फ्रॉम द पैसेज ले लीजिए। और क्या करना है, फाइनल प्रेसी जब बनाए तो उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए, हाँ वो सारे पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बार बार भूल जाते हैं, वो है टाइटल देना। किसी भी प्रेसी में टाइटल होना जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पार्ट लिखा है, डिस्क्राइब दी फीचर ऑफ दी बंगलो गिवन बाय दी वकील्स, तो आप लिख दीजिए वकील्स बंगलो डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन ऑफ वकील्स बंगलो, ये आपकी क्या है, टाइटल है। टाइटल को बीच में लिखा करिए, ठीक है। और इट शुड बी रिटर्न इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब होता है आप उसमें आई या वी के रूप में, आई के रूप में, वी के रूप में मत लिखिए कि आई डिड दिस या वी या यू। क्यों आई वी यू क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसका इस्तेमाल मत करेंगे। ही, शी, दे और उनका नाम वकील्स, हाँ वो जो क्वेश्चन में पैसेज में जो नाम है उनके नाम से लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा थर्ड पर्सन के फॉर्म में होना चाहिए। और 2 टिप्स देख लीजिए, द टेक्स्ट शुड बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होने चाहिए। लास्ट, यूज एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में रखना है, थर्ड फॉर्म में रखना है, तो जो पास्ट टेंस की स्पीच चल रही है, पास्ट टेंस के जो वर्ड चल रहे हैं उसको ध्यान से पुट करना है। क्या नहीं करना है, जो आपसे मिस्टेक हो रही है, आइए ये भी बता दूं, ये कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको इसको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सबसे पहला, और ध्यान से देख लीजिएगा, ये मिस्टेक आप कर रहे होते हैं और प्रेसी आपको फुल दे देगी, हाँ आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं इस पे, ये मैं कह रहा हूं, थोड़ा रूल्स को ध्यान दीजिएगा। जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं तो क्या ध्यान देना है, डू नॉट इलेबोरेट अ लॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि प्रेसी कंप्रेशन का काम है, न कि इलेबोरेशन है। कंप्रेस मतलब आपको वर्ड्स कम से कम लगाने, कोशिश करिए डू नॉट यूज योर ओन इंटरप्रिटेशन, अपने मन से आप कुछ भी मत भर दीजिए जो कि कंप्रीहेंशन में, जो कि आपके पैसेज में नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी फैक्ट या ओपिनियन अपना मत दीजिए। तो ना क्रिटिसिज्म करिए, ना कोई अजम्पशन करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर रहे होते हैं, मैंने कॉमनली देखा है कि यू कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, ऐसा तो एकदम मत करिए। मतलब जब प्रेसी लिख रहे हो तो ओरिजिनल टेक्स्ट
से एकदम कॉपी मत करिए। और एब्रीवेशंस, प्लीज एब्रीवेशंस भी मत लगिए, ठीक है। डू नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ द इवेंट। जिस सीक्वेंस में जैसी का या कॉम्प्रिहेंशन में इवेंट चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप लिखिए, ठीक है। उसका फ्लो, उसका टेक्स्ट एकदम कनेक्टेड रखिए। हेल्पिंग वर्ब तो इज, एम, आर, ये है प्रेजेंट टेंस के वर्ब, है ना। इज, एम, आर, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के हैं। और जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में क्या है, देखिए पास्ट टेंस में इसके बदले आते हैं वॉज वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर के बदले आते हैं यहां पर पास्ट टेंस में वॉज वर्ब। चलिए ये तो मालूम था। हैज, हैव, ये है प्रेजेंट टेंस के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस में इसके बदले क्या आता है, हैड आ जाता है। अब जहां पर भी ये इन तीनों में से क्या चीज हैज, हैव या हैड लगा होता है, इनको हम कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसी तरह से इज, एम, आर, वॉज वर्ब किसमें है, सिंपल या इनडेफिनाइट। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनाइट टेंस है। क्या चीज, इनडेफिनाइट। ध्यान देंगे, प्रेजेंट सिंपल में है इज, एम, आर और पास्ट में है वॉज वर्ब, ठीक है। और अगर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे क्या चीज, तो वो कंटिन्यूअस बन जाएंगे। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कब लगता है, जब आई एन जी, क्या चीज, जब आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। अब आगे लगा दिया ही इज टॉकिंग, तो ये क्या लग गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहां पर ही वॉज टॉकिंग, यहां पर क्या लग गया, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस कब लगाना चाहिए, जब कोई सेंटेंस क्या कर रहा हो, ये बता रहा हो कि ये चलने वाला कोई फिनोमिना है, ये चलने वाला, ये एक्शन कोई मूविंग एक्शन है, चलता रहने वाला एक्शन है। और परफेक्ट कब लगाना चाहिए, ये कब लगाना चाहिए, परफेक्ट कब लगाना चाहिए, व्हेन सम वर्क या सम एक्शन हैज, वर्क मतलब एक्शन, व्हेन एक्शन हैज जस्ट, कब लगाना है, फिनिश्ड। अगर कोई एक्शन फिनिश हो चुका है उसके लिए लगाना होता है हैज, हैव और हैड। पास्ट टेंस में फिनिश हुआ है तो हैड लगा देंगे, प्रेजेंट टेंस में फिनिश हुआ है तो हैज और हैव लगाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस कब लगाएंगे, इज, एम, आर कब लगाएंगे। मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस नॉर्मल प्रेजेंट टेंस में लगा सकते हैं, जिसमें एडवर्ब्स दिए होते हैं, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली। हाँ, ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। यहां से देखिए क्या मैंने बोला, मैंने बोला अगर वर्ब में एस लगा देंगे, वर्ब में जैसे गो है तो मैंने क्या लगा दिया, गोज। टॉक है तो टॉक्स लगा दिया। ये कब लगेगा, जब सिंगुलर होगा। क्या होगा, जब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर होगा या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तब। जैसे ही है तो गोज लगेगा, शी है तो गोज लगेगा, ठीक है। शी गोज फॉर वर्क, कब लगना है ये चीज, एस कब लगना है, जब क्या हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी, ठीक है ना। और अगर प्लूरल होगा जैसे दे होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या लगेगा, एस नहीं लगेगा। प्लूरल होगा तो एस नहीं लगेगा। देखिए प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस मत लगाइएगा, ठीक है, वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। कब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे गोस का गो ही रह जाएगा, टॉक का टॉक रह जाएगा, ठीक है ना। दे गो लगेगा, दे के साथ गोज नहीं लग सकता, दे गोज, है ना। बॉयज टॉक, टॉक्स नहीं लगेगा। ये एस को मैंने काटा है दिखाने के लिए कि वर्ब लगेगा पर वर्ब के साथ, हाँ प्रेजेंट टेंस का वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। ये रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो प्रीपोजिशन क्या बताता है, प्रीपोजिशन। क्या, प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस। तो आपको क्या बताना है, प्लेस बताना है। एक एग्जांपल दूं, आसान सा एग्जांपल दूं, रियल लाइफ का एग्जांपल दूं। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। तो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है प्रेपोजिशन, ठीक है। क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की प्रेपोजिशन मीनिंग सॉरी पोजीशन बताता है प्रेपोजिशन। जैसे कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर, एट, ऑन, above, below, for, to, at, नहीं एट हो गया, in, into, ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो आपको पहचानने हैं, आपको उनका मीनिंग आना चाहिए। हाँ, एक सोल वीडियो ऑफ प्रेपोजिशन आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बस आप टाइप करिए प्रेपोजिशन बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, अरे गूगल में टाइप करो, यूट्यूब पे टाइप करो और आपके गूगल सर आपको दे देंगे इसका जवाब, ठीक है। अब मैं कुछ आपको प्रेपोजिशन दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या प्रेपोजिशंस हैं और आपको उसको कैसे करना है। सबसे पहले वर्ड आएगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब बोलेंगे सर कौन से वर्ड होते हैं प्रेपोजिशंस, अभी देखते हैं। तो प्रेपोजिशन एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज के आगे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रेपोजिशन, देखिए वर्ड को ब्रेक करिए, प्री और दूसरा वर्ड है पोजिशन। प्री मतलब बिफोर, पहले, और पोजिशन मतलब प्लेस। तो इट इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड
बिफोर नाउन, क्या करने के लिए? टू शो डायरेक्शन, टू टेल टाइम, प्लेस बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, तो उसके स्टैटियल, स्टैटियल मतलब ज्योग्राफिकल, उसका ज्योग्राफिकल रिलेशन बताने के लिए, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए लगाते हैं पोजीशन, प्रीपोजिशन। द कैट इज ऑन द टेबल, आप सुनते ही ऑन समझ जा रहे हैं कि कैट का पोजीशन टेबल के ऊपर है। दूसरा सेंटेंस सुनिए, द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे, करेक्ट। तो ये वर्ड्स जो है प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन में इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, अंडर, यही सब वर्ड लगते हैं। प्रपोजिशंस आइडियोमेट्रिक होते हैं, अर्थात ईडियम बनाने में मदद करते हैं। हाँ भाई, गेट इन, गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट अप, सब गेट के मीनिंग अलग अलग बन गए, देखा ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है हमको। आइए, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, दो प्रपोजिशंस कॉमनली यूज होते हैं टाइम को बताने के लिए, फॉर और सेंस। मैंने देखा है कि आप इसको कई बार यस फॉर की जगह सेंस की जगह फॉर लगाते हैं, तो आज समझ लीजिएगा और इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। तो फॉर लगाते हैं व्हेन देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। आई सॉ हिम फॉर 3 days, अब कौन से 3 days? आई सॉ हिम फॉर 3 days, तो यहां फॉर लगाया मैंने और 3 days बोला, कौन से 3 days ये नहीं बताया। तो जब क्या हो, स्पेसिफिक या क्लियर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, तो आप लगाते हैं फॉर, ठीक है। फॉर इज यूज्ड फॉर ऑल दिस टेंसेस, इसका मतलब है आपका कोई भी टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, और या तो इवन फ्यूचर टेंस हो, सब में फॉर लग सकता है। सिंस, और ध्यान से देखिएगा, सिंस आपको बहुत संभल के यूज करना है। सिंस इज यूज्ड बाय अ पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए कीवर्ड क्या है, अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है। आई सॉ हिम लास्ट मंडे, तो मैंने मंडे लगा दिया, अब सिंस लगा सकता हूं उसमें, आई सॉ हिम सिंस लास्ट मंडे। तो अब आपने देखा क्या आ गया, यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे मैंने 2 बजे देखा दोपहर को, 2 PM, तो सिंस लगेगा। अब 2 घंटे में देखा, कौन से 2 घंटे देखा, तो ये एट अ पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर? तो इट इज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब इन सम परफेक्ट टेंस, ज्यादातर आपको इसमें परफेक्ट टेंस, जैसे हैज, हैव, हैड, क्या चीज परफेक्ट टेंस मतलब हैज, हैव या हैड होगा, तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, सिंस लगाने का अवसर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। वी हैव बीन लिविंग, परफेक्ट टेंस फॉर 8 years। सर अभी तो आपने बोला था परफेक्ट टेंस लगाने से सिंस लग जाता है, पर ये देखिए यहां पर 8 years कौन से हैं, नहीं स्पेसिफाई कर रहा है। क्या है ये, एक पीरियड ऑफ टाइम, 8 साल। अरे भाई कौन से 8 साल, अब मैं इसको जरा सिंस में कन्वर्ट करता हूं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1992, ठीक है, मैंने एक एग्जैक्ट ईयर बता दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तब मैंने सिंस बोला। एक और देखिए, वी लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 8 years, कोई डाउट नहीं है, यहां पर जो पीरियड ऑफ टाइम है इसी से फॉर लग जा रहा है। जरा इसको देखिए अगेन, वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2000, देखिए स्पेसिफिक ईयर है, देखा ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कोई एग्जैक्ट डेट, कोई एग्जैक्ट डे, कोई एग्जैक्ट आवर बता दीजिए तो लगेगा सिंस। चलिए अब मैं वेरी श्योर हूं कि फॉर और सिंस अब आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला है। आइए, फ्रॉम एंड सिंस में भी कभी कभी आप मिस्टेक कर लेते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट अनलाइक सिंस इट इज यूज्ड विथ ऑल टेंसेस। तो फ्रॉम भी कब यूज करते हैं, फ्रॉम मतलब होता है से, क्या फ्रॉम का मतलब क्या है, से। वी शैल बिगिन द न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम मे, तो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कब से, मई के महीने से, देखा। तो ये सारे टेंसेस में लगाया जा सकता है, इसके लिए परफेक्ट टेंस होना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, ही विल कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, कल से वो स्कूल आएगा। हाँ, फ्रॉम थोड़ा इजी था, है ना, फॉर और सिंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते थे, फ्रॉम इजी है, क्या कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एट, इन एंड ऑन, तीनों को एक ही बार में समझते हैं। एट, पहले एट समझते हैं। जब एट लगा है तो समझ जाइए कि कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। कीवर्ड क्या है, एक फिक्स, एक एग्जैक्ट टाइम है। जैसे सिंस में आप देख रहे थे, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम था। जैसे बेल के बारे में बोला है, द बेल रैंग एट, ठीक है, एट 2 o'clock, 2 बजे, ये टाइम क्या है, एग्जैक्ट है। कुछ फेस्टिवल्स के नाम देखिए, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट होली, आई एम गोइंग टू परचेज न्यू क्लोथ्स एट होली, देखा, एट लग गया। आगे इन देखिए कब लगेगा, इन इज यूज्ड विद द पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इन कब लग रहा है, देखिए ध्यान से, अब यहां पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम था, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम था। मैंने बताया टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर ओ क्लॉक बताना पड़ता है ना, 2 o'clock, 5 o'clock, या कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम लेना पड़ता, तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पर यहां पर आप बोलते हैं फॉर कब से, अरे पीरियड ऑफ टाइम कब से, इन दी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो बहुत बड़ी होती है, अब या 5 बजे उठ जाओ तब से मॉर्निंग शुरू हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो मॉर्निंग, या जैसे ये देखो लिखा है जुलाई, जरा देखिए तो अब इसमें, अवर फ्रेंड्स अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है मॉर्निंग का, इसीलिए। दूसरा क्या है, द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड इन जुलाई, अगेन पूरे जुलाई भर के महीने की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर लग जाएगा इन। आइए तीसरा टर्म है, तीनों इन, एट और तीसरा है ऑन।
जब ऑन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इट इज यूज्ड विद डेज एंड विद डेट्स। कब लगाते हैं? जब कोई डे लिखा हो और डेट लिखे हो। जैसे वी प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, वी प्लेड क्रिकेट, देखा एक पर्टिकुलर डे है संडे। यहां एक और एग्जांपल देते हैं, द बैटल वाज फॉट ऑन 6 अक्टूबर। देखिए एक पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, इसीलिए लग जा रहा है ऑन। अब हम श्योर है एट, इन और ऑन में मिस्टेक भी आपसे नहीं होने वाली है। चलिए इन और ऑन का भी एक एग्जांपल और समझते हैं। इन और ऑन, देखिए इन ऑन आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे। कब नहीं लगाएंगे? टुडे लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, टुमारो लिखा हो, या द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, इन सब में ये दोनों टर्म नहीं लगाइएगा, ठीक है। आई एम गोइंग शॉपिंग टुमारो, देखिए कहीं भी ना इन लगा ना ऑन लगा। या इट रेन्ड हेवीली लास्ट संडे, तो जबरी भी preposition नहीं लगाना है। डू नॉट पुट prepositions where it is not required। आइए थोड़ा सा और ध्यान देंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम। एक कीवर्ड है, कहते हैं ना कि मैं ऑन टाइम पहुंचा, तो ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट उस टाइम पर। जैसे मैं तुमसे कहता हूं रीच स्कूल एट 9 AM, तो तुमको सिर्फ 9 बजे पहुंचना है, 9 से पहले नहीं। और इन टाइम तो 9 के अंदर पहुंचो। रीच स्कूल इन 9 AM, तो यहां पर होगा 9 बजे के अंदर आप स्कूल आ गए तो आप सही है। आइए इसी तरह से एग्जांपल देखें, तो ऑन का मतलब एग्जैक्ट पंक्चुअल है, और इन टाइम का मतलब है उस समय से पहले, जो टाइम दिया है उससे पहले। जैसे शी गॉट टू द सिनेमा ऑन टाइम, यहां पर हो गया जस्ट बिफोर, ठीक है ना, द फिल्म बिगेन। इसका मतलब है ठीक जैसे ही सिनेमा शुरू हुई तब वो पहुंच गई थी, ऑन टाइम थी। अब यहाँ इन टाइम में क्या आ जाएगा? शी गॉट टू द सिनेमा इन टाइम टू हैव अ टॉक विद हर फ्रेंड, मतलब बिफोर द फिल्म बिगेन। है ना दोनों में अंतर? चलिए इन और ऑन में भी आप अंतर समझ गए। आइए एक और वर्ड है इन, बिफोर अ नाउन इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम, जबकि कभी कभी वर्ड आता है विद इन। एक इन आता है, एक विद इन आता है। तो विद इन क्या होता है? बिफोर द एंड ऑफ इट, किसी समय के खत्म होने से पहले। जैसे टॉम विल अराइव इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर एग्जैक्ट आ जाएगा। का मतलब है टॉम को आने में 10 मिनट ही लगेगा, 11 या 12 नहीं लगेगा। जबकि यहां क्या लिखा है? आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, तो 1 घंटे के अंदर। अब भले हम 10 मिनट में लौट आए, 15 मिनट में लौट आए, 50 मिनट में लौट आए, पर जब भी लौटेंगे तो 60 मिनट से पहले, ठीक है, बिफोर द एंड, इसके एंड से पहले, विद इन, ठीक है। कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द टाइम, कहता हूं ना, तो इसीलिए बाय की बात करते हैं। बाय, बाय वर्ड को आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। बाय जब यूज होते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट लेटर देन, इससे बाद नहीं, इससे पहले। एक तो ये मीनिंग है, क्या वर्ड है? नॉट लेटर देन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, द फील्ड मस्ट बी प्लाउड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका मतलब है इससे लेट नहीं करना है, फील्ड की खेती करनी है, प्लाव करना है, हल चलाना है, कब तक? इस मंथ के एंड तक, इससे लेट नहीं करना, नॉट लेटर देन। इसका मतलब है बाय। वो चीज का एक कह देता हूं अटमोस्ट टाइम दे दिया है कि इसके बाद मत करना। और दोनों में डिफरेंस देखें, बाय और एट में डिफरेंस देखें। देखिए बाय और एट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब बाय यूज कर रहे हैं, देखिए ब्रिंग द बुक टू ऑफिस बाय 10 o'clock, मतलब नॉट लेट देन 10, 10 बजे से लेट मत करना, इसका यह मतलब है 10 बजे तक बुक ले आना, ठीक है। और यहां पर है एट 10, इसका मतलब है सिर्फ 10 बजे ही, न 10 के बाद न 10 से पहले, एट एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए, ठीक है। आइए टिल और टू में डिफरेंस देखें। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये प्रेपोजिशंस पढ़ लिए और कर लिए, आपको प्रेपोजिशन क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए, और इन नोट्स के लिए तो आपको पता ही है हमारा ऐप है सर तरुण रपानी, उसको आप डाउनलोड करिए, वहां ढेर सारे कंटेंट्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। तो टिल की बात करते हैं। टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम और टू इज यूज्ड ऑफ प्लेस। तो टिल में और टू में डिफरेंस है। टिल टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, कभी टाइम को मेजर करने के लिए, और टू को प्लेस के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आई रेस्टेड टिल 5 o'clock। देखिए यहां पर टाइम है, इसीलिए मैंने कहा टाइम के साथ टिल लगने वाला है, जबकि टू कब लगने वाला है? टू लगने वाला है जब प्लेस होगा। वी वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो प्लेस हो गई यहां पर, ये प्लेस हो गई क्या? एंड ऑफ स्ट्रीट। तो प्लेस के लिए टू, टिल और टू में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए और बढ़ते हैं, इन और विद इन की बात करते हैं। सुनने में एक लगता है पर दोनों अलग अलग है। इन होता है एट द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड, किसी एक फ्यूचर पीरियड के एंड में, ठीक है। आइए एग्जांपल पहले पढ़ ले इनका, फिर विद इन पढ़ेंगे। मुन्ना विल रिटर्न इन अ मंथ, मतलब एट द क्लोज ऑफ, मतलब है कि 1 महीने के अंत तक, भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाला जो 1 महीना है उसकी बात कर रहे हैं। मुन्ना कब आ जाएगी, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जरा विद इन को समझिए। विद इन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ। अब विद इन क्या कहता है? विद इन होता है इन लेस देन, क्या मीनिंग है? इसके अंदर, विद इन। मोना विल रिटर्न विद इन अ मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर आ जाएगी। दोनों में अंतर है। ये वाला विद इन जो है वो बताना चाहता है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाँ 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन हो सकता है, विद इन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन और आफ्टर को भी देखते हैं। इन जब लगता है तो एट द एंड बताता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, वो भी फ्यूचर का। जबकि आफ्टर लगता है, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर लगता है तो डिनोट करता है एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट। तो इन लगता है इसके लिए जो आने वाला टाइम है। जरा देखिए तो एग्जांपल से, मोना विल रिटर्न इन अ वीक,
यहां पर जब वीक ओवर हो जाएगी तब मोना आएगी। कब आएगी? वीक पूरे होने के बाद। ध्यान दीजिएगा, विदिन नहीं बोला था, इन। तो जब वीक खत्म हो जाएगी तब मोना आएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें वीक के फिनिश होने के बाद। कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, मोना रिटर्न्ड आफ्टर अ वीक। इसका मतलब है जब वीक खत्म हो गई तब मोना आ गई थी। यहां पर पास्ट टेंस है, देखिए रिटर्न्ड लिखा है, और यहां पर क्या है? विल लिखा है, फ्यूचर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इन फ्यूचर में है और आफ्टर पास्ट टेंस। ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से लगाइए। मैं कह रहा हूं आपका प्रपोजिशंस कभी गलत नहीं होगा। आइए, टर्म को, मीनिंग को पहचानना है। उस वर्ड का जब आपने मीनिंग समझ लिया, मीनिंग पहचान लिया, तो फिर इट इज अ केक वॉक। हाँ, इट इज एज सिंपल एज अ पाई। चलिए, बिफोर और फॉर को समझते हैं। जब हम बात बिफोर की करते हैं तो बिफोर का मतलब भी होता है अ पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम। बिफोर किसी फ्यूचर टाइम के लिए डिनोट करते हैं, जबकि फॉर कब यूज करते हैं? टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहां पर अ पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात ये कोई एक एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं बिफोर, और ये कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्ट टाइम होता है, ठीक है। जरा देखिए तो, तपस विल बी देयर फॉर, देखिए दोनों ही क्या है? फ्यूचर के लिए। देखिए दोनों में वर्ड है फ्यूचर टाइम, दोनों में फ्यूचर है, ध्यान दीजिएगा। पर यहां पे क्या लिखा है? फॉर एन आवर। तो यहां पे घंटा कौन सा नहीं बताया। फॉर अ मंथ, फॉर अ डे, सब अलाउड है, सब में फॉर लगेगा। बट जैसे ही आपने लिखा दिया बिफोर, तो बिफोर में एक पर्टिकुलर क्या करना है? पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। बिफोर 6 o'clock, देखा, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एक और एग्जांपल देता हूं, बिफोर 2 PM, बिफोर मंडे, बिफोर क्रिसमस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो बिफोर हो जाएगा। फॉर और सिंस की तरह। फॉर आपको याद होगा, फॉर में क्या होता था? पीरियड ऑफ टाइम होता था, सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम होता था। अभी तक जितना भी देखा वो सब प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आता था। अब हम करने वाले हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब ये वर्ड्स जो प्रपोजिशंस के आएंगे, प्लेस को बताएंगे। चलिए, इन, एट। इन बताता है किसी के अंदर है कोई, समथिंग विच इज एनक्लोज्ड विद इन एन एरिया। इन, ठीक है ना। और एट, जैसे इनका एग्जांपल है इन अ बैग, इन द रूम, इन कोलकाता। एट बताता है जब एनक्लोज्ड नहीं है। एट क्रॉस रोड, तो एक लोकेशन बताता है एट, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इन और एट के बारे में एक और समझ लेते हैं। एट जब हम यूज करते हैं तो वी वांट टू सजेस्ट सम एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। एट बता रहा है कि कोई एक्टिविटी क्या कर रही है? चल रही है। He is working at his desk, हो गया, एक प्लेस है। और we saw a good film at the cinema hall, पूरा कर देते हैं। चलिए, the teacher is standing at the blackboard। इन सब में आपने क्या लगाया? at लगाया, क्योंकि एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, एक एक्टिविटी बता रहे हैं। याद रखिएगा कि we say in, देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसमें, we say in the corner of the room, रूम के अंदर एक कोना, इसलिए कॉर्नर ऑफ द रूम। जबकि रोड के लिए इन दी कॉर्नर ऑफ रोड नहीं बोल सकते, क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, क्योंकि रोड के लिए आप इन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रोड तो ब्रॉड एरिया है, ठीक है। और रूम क्या है? एक स्मॉल एरिया है, उसका एक इनसाइड इंटरनल लोकेशन है, समझ गया ना। और रोड तो ओपन एरिया है ना। चलिए, समझ गया इन और एट में डिफरेंस। आइए, इन और एट का कभी कभी यूज यहां भी होता है। इन जब हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तो इन लगाते हैं, स्पेशली लार्ज कंट्रीज, बड़े देश होगा। आई लिव इन इंडिया, मैं लिख सकता हूं दे लिव इन जापान, इन दिल्ली। बट जब आप किसी स्मॉल टाउन का यूज कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हैं, द बॉयज लिव्ड एट झुमरी तलैया, अरे एट लगा दिया सर, क्यों? क्योंकि झुमरी तलैया एक पर्टिकुलर, इट इज जस्ट टू रेफर, आपको याद दिलाने के लिए। झुमरी तलैया आप नहीं भूलेंगे, है ना। ये श्रवण कलकत्ता भूल सकते हैं, क्या बोलते हैं? एट लगाया किसी छोटे टाउन या विलेज के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक स्पॉट है वो, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, इन एंड एट इज यूज्ड, क्या डिफरेंस क्या है? और द थिंग्स एट रेस्ट, ये दोनों यूज करेंगे। इन और एट जो यूज किया, और जब चीजें क्या है? रुकी हुई हैं, मोशन में नहीं है। जबकि टू और इनटू का यूज होगा जब चीजें मोशन में होगी। ये भी लगाएंगे टू और इन टू, है ना, पर चीजें क्या होगी? मोशन में होगी। आइए एग्जांपल से पढ़ते हैं। अनिल इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, ये तो पोजीशन हो गई। एट द टॉप ऑफ द क्लास, एट लग गया, रेस्ट की पोजीशन है। अनु इज इन द बेड, ठीक है, बेड के इन, अंदर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए मोशन शुरू हो जाएगा। ये दोनों रेस्ट वाला हो गया, मोशन वाला। ही रैन टू द हॉस्पिटल, मोशन। दूसरा, ही जम्प्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर कूद गया। देखा, दोनों में मोशन आ रहा है। मोशन जब आएगा तो आपको यूज करना है टू और इनटू। चलिए, ऑन और अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन यूज करते हैं फिर रेस्ट वाली चीजों के लिए, जब थिंग्स एट रेस्ट होती हैं। और ऑन वैसे भी कोई ऊपर की प्लेस को डिनोट करता है। हाँ, हैट ऑन योर हेड, ठीक है ना, हैट ऑन योर हेड। तो ऑन रेस्ट के लिए है। चलिए, वी सेट ऑन द बेड, बेड के ऊपर, और सोते बेड के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, वी स्लीप इन द बेड, नॉट ऑन द बेड। बेड के ऊपर आप सो नहीं पाएंगे, हवा में कैसे रहेंगे जी। चलिए, और अबव द बेड बोल देंगे तो, अरे भाई फैन होता है अबव द बेड, अबव द बेड नहीं बोल सकते, ठीक है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि वी स्लीप अबव द बेड, तो मतलब बेड नीचे है और बेड के ऊपर ही हवा में तैर रहे हैं। इतनी जादुई शक्ति तो आप लोगों को नहीं आती है ना, इसलिए अबव द बेड नहीं हो पाएगा। चलिए, एक और वर्ड, अपॉन वर्ड यूज करेंगे जब आप क्या होंगे? अगेन मोशन में होंगे। जरा कैट का देखिए तो एग्जांपल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। देखा, क्या वर्ड आ गया? अपॉन। क्यों? क्योंकि अपॉन मोशन के लिए, और ऑन किसके लिए था? रेस्ट के लिए। आइए, कुछ और वर्ड्स भी जिसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स।
दोनों में एस का अंतर है क्या? नहीं नहीं, मीनिंग भी अंतर है दोनों में। एक होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, हाँ मेरे पड़ोस का मकान, बिसाइड, बिसाइड माय हाउस इज गुप्ता जीज हाउस, बाय द साइड है ना। या देयर इज अ शॉपिंग मॉल बिसाइड माय हाउस, मेरे घर के बगल में शॉपिंग मॉल है, वैसे सच में है, हाँ मेरे घर के बगल में एक शॉपिंग मॉल है। तो बिसाइड, बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ, क्लियर। और इसका बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो बिसाइड्स मोहन ऑल आर गोइंग, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वी सैट बिसाइड द फायरप्लेस, तो यहां पे हम फायरप्लेस के नजदीक बैठ गए, बाय द साइड ऑफ फायरप्लेस, और बिसाइड्स गिविंग हिम बुक आई रोट नोट्स फॉर हिम, तो बुक्स के अलावा, बुक्स तो दिया ही दिया, हमने उसके नोट्स भी लिख दिए। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अब तो नहीं भूलेंगे पक्का, है ना। पड़ोसी का मकान तो एकदम नहीं भूलेंगे, बिसाइड, है ना। अपने नेबर को याद करिए और लिखिए बिसाइड। आइए बिटवीन और अमंग में भी आप कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए बिटवीन और अमंग को आइए समझते हैं। जब कोई चीज दो के बीच में बांटनी हो, डिवाइड करनी हो, तो आप बिटवीन लगाते हैं। कीवर्ड है टू पर्संस या टू थिंग्स। जैसे एग्जांपल है द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, यहां पे टू होना जरूरी है। राम एंड श्याम के बीच में अगर कोई चीज बट रही है, बिटवीन। बॉयज के बीच में सारी चीजें बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज, बिटवीन द बॉयज नहीं, अमंग द बॉयज। और दो हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। देखा, जब दो हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? बिटवीन। और जब दो से ज्यादा होंगे, मोर देन टू पर्संस होंगे, तो आप अमंग लगाएंगे। जैसे ये द थीव्स क्वारल्ड, एक चोर नहीं है बहुत चोर हैं, तो चोर लड़ाई कर रहे हैं, क्वारल मतलब फाइट कर रहे हैं, अमंग देमसेल्व्स का मतलब दो से अधिक चोर थे और आपस में लड़ाई हो रही थी उनके बीच में, ठीक है। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ द क्लियर एंड एग्जैक्ट पोजीशन, तो जब हम क्लियर और एग्जैक्ट पोजीशन को यूज करते हैं तब भी यूज करते हैं बिटवीन का। जैसे एग्जांपल देखिए, केरला की पोजीशन बता रहे हैं, केरला लाइज बिटवीन कर्नाटक, तमिलनाडु एंड द अरेबियंस। देखा, अब आप कहेंगे सर यहां तो तीन प्लेसेस दिख रही है सर। एक्चुअली कर्नाटक तमिलनाडु को एक माना गया है और अरेबियन सी दूसरा है, ऐसे कंपेयर किया गया, ठीक है ना। तो बिटवीन लग गया, एग्जैक्ट लोकेशन बताने में काम आ रहा है। आइए कुछ और टर्म भी हैं, इन और इनटू। इन यूज करेंगे अगेन जब रेस्ट में होगी बॉडी और किसी के इनसाइड होगी। इन रेस्ट के लिए भी है, क्या कीवर्ड है? रेस्ट में है और किसी जगह के इनसाइड है। जबकि इनटू कब यूज करेंगे? बॉडी जब मोशन में होगी और इनसाइड होगी। कीवर्ड है मोशन में है, इनसाइड में है। जैसे सोनल लिव्स इन अ रेंटेड फ्लैट, यहां पर क्या है? रेस्ट की पोजीशन है, फ्लैट के अंदर रहती है, ऑब्वियस बात है फ्लैट के ऊपर नहीं रहती होगी सोनल, है ना। तो ऑन अ रेंटेड फ्लैट तो नहीं हो पाएगा। और यहां पर ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, देखिए मोशन में भी है, जम्प्ड वर्ड है, ठीक है। और कहां पर है? इनसाइड समथिंग है। हाँ स्विमिंग पूल के अंदर ना कूदते हो, कहां कूदते हो? हाँ भाई स्विमिंग पूल के इन कूदते हैं। आइए बाय और विद का भी इस्तेमाल एक बार और समझते हैं। बाय जब यूज करते हैं तो किसी एजेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाय से किसी एजेंट या डूअर का पता करते हैं। बाय जब यूज करते हैं, जैसे राम ने डंडे से सांप को मारा, तो यहां पर राम कौन है? अबे राम एजेंट है, डूअर है, यहां बाय राम, ठीक है। आइए सांप वाली कहानी जो मैंने बताई फिर से देखते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, अरे भाई मैंने अब बॉय बोल दिया है, कोई बात नहीं। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाय, तो यहां पर बाय किसके लिए लगा रहे हैं? किसी पर्सन के लिए लगा रहे हैं, कोई नाउन के लिए लगा रहे हैं, कोई एजेंट के लिए जो एक्शन कर रहा है। किल का काम कौन कर रहा है? किल वर्ब है, वर्ब कौन कर रहा है? ये नाउन कर रहा है। बट विथ देखिए क्या है, विथ क्या होता है? विथ लगाते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से वो काम हो रहा है। विथ क्या हो रहा है? विथ जिससे वो काम हो रहा है। तो किल्ड स्नेक किससे किया बॉय ने? विथ अ स्टिक। चलिए एक और एग्जांपल, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल, द ट्री वॉज कट बाय द फार्मर। तो एक्शन क्या है? पेड़ का कट होना, वर्ब है पेड़ का कट होना, और कट कौन कर रहा है? डूअर कौन है? डूअर करने वाला है फार्मर। एक्शन कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है। और किससे कर रहा है? फार्मर भी किससे कट कर रहा है? तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? विथ। तो विथ लगाएंगे नॉन लिविंग चीजों के लिए जिसकी मदद से काम हो रहा है, और एजेंट मतलब लिविंग थिंग, याद रखिए। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा बाय और विथ में। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? अरे वो स्पीच जिसमें एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बोले जाते हैं। हाँ मैंने इस इशारे से ऐसे बोला ताकि आपको याद रहे कि इसमें कोटेड वर्ड्स होते हैं, जिसने जो बोला एज इट इज आपने क्या कर दिया? कॉपी करके बता दिया। हाँ वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने उसको अपने तरीके से किसी को बताया, हाँ उसको रिपोर्ट कर दिया। अरे भाई रिपोर्टर क्या करते हैं? हाँ इसीलिए इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप किसी को क्या करते हो, यही स्पीच सुनाते हो जो किसी दूसरे ने कही थी, वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंदर ये भी एक पार्ट है जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को या वाइस वर्सा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए आता है। ये बेसिक ग्रामर का पार्ट है आपके, और ये आपको हमेशा आना। हाँ दिस विल इंप्रूव योर एनहेंस योर ग्रामेटिकल स्किल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले इस चैप्टर को भी हम 4 रूल्स के माध्यम से, हाँ 4 रूल्स के माध्यम से इसको पढ़ लेंगे और आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में मास्टर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंसेस हुआ तो क्या? अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो आपको क्या करना होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए? सिंपल सेंटेंस में आपको दैट लगाना होगा। क्या लगाएंगे आप? दैट यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस होगा तो आप दैट लगाएंगे। हाँ भाई कोई अफर्मेटिव सेंटेंस,
कोई नेगेटिव सेंटेंस, हाँ सिंपल सेंटेंस का मतलब है ये कोई नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, नैरेटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल बोलता हूं, लिखता हूं, राम सेड आई विल गो टू माय अंकल्स होम टुमारो। तो डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, क्योंकि मैं राम नहीं हूं, ये तो राम कह रहा है कि नहीं? बट मैंने राम के स्पीच को क्या कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके कोट कर दिया, आपको बता दिया। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। क्या कहते हैं, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है वो एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय राम है। तो ऐसे को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसको करने से पहले एक रूल बता दूं कि इसमें जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को आप थर्ड फॉर्म में चेंज, सेकंड फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को भी थर्ड फॉर्म में चेंज कर, मतलब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि आपका आई भी तो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म अच्छा वर्ड नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन वर्ड होगा प्रॉपर, फर्स्ट पर्सन, या आपके पास हो यू, योर, ठीक है, सेकंड पर्सन। आपको इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को चेंज करना होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है he, they, it, इस रूप में चेंज करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ में अगर पर्सन दिया होगा तो आपको इसको थर्ड फॉर्म ऑफ पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। अब बात करें इसकी, तो इसमें राम सेड से पता चल रहा है कि ये एक पास्ट टेंस में कहा गया सेंटेंस है, सेड वर्ड लिखा है। जब आप देखेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और अब आपको उसको चेंज करना है। हाँ, सिंपल सेंटेंस में क्या लगाना है, दैट लगाना। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे राम सेड दैट। क्या नया वर्ड लगाया आपने, दैट। कहीं लिखा था दैट लगाना? नहीं, क्योंकि एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। हो सकता है मैंने कहा ये नेगेटिव भी हो सकता था, कोई भी असर्टिव सेंटेंस को आपको ऐसा ही करना है, सिंपल सेंटेंस है इसीलिए। तो सिंपल सेंटेंस होगा, आप दैट जरूर लगाएंगे। लगा दिया दैट, इन्वर्टेड कॉमास जो ये लगे थे वो हट जाएंगे। और क्योंकि राम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, राम ने कहा कि। देखिए मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, हाँ अब आप समझ गए हैं। राम ने कहा कि, तो जैसे की लगाया मैंने तो दैट लग गया। क्या कहा, दैट ही। देखा मैंने आई को चेंज कर दिया, इस फर्स्ट फॉर्म को, फर्स्ट पर्सन को, जैसे आई वी होता है उसको चेंज कर दिया किसमें, ई में, क्योंकि मैं राम नहीं हूं। पर राम के बदले मुझे लड़के के बदले क्या लगाना पड़ेगा, ही। तो दैट ही, अब विल हट जाएगा यहां से, क्योंकि यहां सेड है पास्ट टेंस, तो विल का भी पास्ट टेंस लगाएंगे वुड। दैट ही वुड गो टू, अब मेरे अंकल के पास नहीं जाएगा, माय के पास नहीं जाएगा, माय तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पर्सन है, मुझे लगाना है थर्ड पर्सन, है ना, मुझे चेंज करना है इसको थर्ड पर्सन में, तो हो जाएगा हिज। दैट ही वुड गो टू हिज अंकल्स हाउस या होम, जो दिया हुआ है सेम वर्ड लिखिए, होम दिया होम लिखिए। अब टुमारो हट जाएगा यहाँ पर, हाँ टुमारो के बदले आ जाएगा द डे आफ्टर। क्या आ जाएगा, द डे आफ्टर। हाँ, आपको अगर यस्टरडे दिया रहेगा तो अगेन द डे बिफोर कर दे, ठीक है। और टू डे दिखा रहेगा तो दैट डे लिखेंगे। ध्यान देंगे तीनों वर्ड को मैंने क्या बोला, दिस लिखा होता तो वहां पे दैट लिखे होते, नाउ लिखा होता तो वहां पे देन लिखते। हाँ, इन वर्ड्स को चेंज करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे टुमारो लिखा था तो आपने लिख दिया द डे आफ्टर, इसी जगह मैंने कहा नाउ लिखा होता तो आप देन लिखते। ध्यान देंगे, ये है आपका पहला रूल, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस को दैट लगा करके चेंज कर दिया। रूल को, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। मैंने जो और चेंजेस बताए मैं आपके लिए वहां पर लिखते जा रहा हूं। क्या मैंने बताया और क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, नाउ लिखा होगा तो आप उसके बदले देन लगा देंगे। टू डे लिखा होगा तो आप लिखेंगे दैट डे, टू डे के बदले दैट डे। और अगर मैंने कहा यस्टरडे लिखा होगा आप लिखेंगे द डे बिफोर, द डे। ध्यान देंगे। और अगर टुमारो लिखा होगा तो आने वाला कल है, तो आप उसके क्या लिखेंगे, द डे आफ्टर। क्या लिखेंगे, द डे आफ्टर। यस्टरडे को डे बिफोर, इसके लिए डे आफ्टर, ठीक है। दिस लिखा रहेगा तो उसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देंगे इस कॉमन चेंजेस को। आइए अब आपको ले चलते हैं, पहला रूल मैंने बता दिया। पहला रूल आपने देखा, पहला रूल आपने ये देखा कि अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है मतलब आपको वो अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस भी अलाउड है, तो आप सिंपली उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आपको इस वर्ब से पहचानना है। आपने सेड से पहचान लिया, अगर से लिखा होता तो मैं प्रेजेंट टेंस में ही रखता, यहाँ लिखा होता राम सेज, तो सेज से आप पहचान जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो मैं आगे भी टेंस को क्या करता, प्रेजेंट में ही रखता। चलो अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। चलिए तैयार हो जाइए रूल नंबर 2 की और। रूल नंबर 2 को फटाफट देखते हैं।
तो रूल नंबर 2 क्या है? इसमें रूल नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो रूल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है और उस डायरेक्ट सेंटेंस में कहीं WH क्वेश्चन, आइए देखें। तो इफ देयर इज इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव। हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बना हुआ है? यूजिंग WH। हाँ, WH का मतलब होता है, WH का मतलब होता है जो वाई से बना हो, व्हाट से बना हो, हाँ भाई, इवन हाउ से बना हो, व्हेन से बना हो, आप समझ गए? तब में क्वेश्चन मार्क होगा। तब आप क्या करेंगे? तब कोई नया वर्ड नहीं लगा, नो नो न्यू वर्ड इज एड, कोई नया वर्ड नहीं ऐड करेंगे। ओनली क्या करेंगे? ओनली वर्ब का प्लेस चेंज करें, ओनली प्लेस ऑफ द वर्ब चेंज। क्या लिखा है? ओनली वर्ब प्लेस चेंज। सर इसका, आइए आपको इसको करके दिखाते हैं, अब आपको इसका मतलब समझना। रूल नंबर 2 को आपको सामने से देखना पड़ेगा। रूल नंबर 2, आइए रूल नंबर 2 का एक एग्जाम्पल लिखा है। राम सेड, सेड नहीं, राम राम आस्क्ड मीरा। चलिए, तो राम ने किससे पूछा? मीरा से पूछा। अब आप क्या करें? आइए, क्या पूछा? वेयर टू टू लिव। आ गया इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, पहचान इंट्रोगेटिव की। और क्वेश्चन भी कौन सा है? WH का क्वेश्चन है ना। WH का क्वेश्चन क्या लगा दिया? वेयर लगा दिया। मैंने बताया वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, हाँ, वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, वाई से हो सकता है। समझ गए? आपको इसमें क्वेश्चन मार्क से पहचान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। और WH इंट्रोगेटिव है, तो आपको क्या करना है? कोई नया वर्ड ऐड करना है? जवाब है नहीं, कोई भी नो न्यू वर्ड ऐड करना है। डायरेक्ट में चेंज, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बस आपको ध्यान देना है, वर्ब की पोजीशन, वर्ब की प्लेस चेंज हो जाती है। इसमें जो डू वर्ड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से उड़ा देंगे। चलिए आइए कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। तो इसका अगर मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, हाँ ये डायरेक्ट है, ये तो अब क्लियर हो गया। आइए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते हैं और लिखते हैं राम आस्क्ड, हो सकता है इसके बदले वांटेड टू नो लिखा हो, इंक्वायर्ड वर्ड लिखा हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, राम आस्क्ड मीरा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मीरा से है। राम ने मीरा से पूछा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, राम पूछ रहा है। तो राम ने मीरा से कहा या राम ने मीरा से पूछा कि, तो की तो लगाते नहीं है इसमें, डेट तो लगाते नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये W छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल था क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा था। अब यहाँ पे देखिए W छोटा हो गया, वेयर, और ये डू गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर शी लिव्ड। आपने देखा, वर्ब की पोजीशन ने चेंज कर दी, डू को गायब कर दिया। हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो डू होगा, डज होगा, डिड होगा। डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आपको इनको रिमूव कर देना है, की पोजीशन हटा देनी है। हाँ, और कोई हेल्पिंग वर्ब होगा जैसे इज होगा, आर होगा, एम होगा, उनको आप नहीं हटाएंगे, बल्कि उनकी पोजीशन पीछे ले जाएंगे। जैसे वेयर कैन यू लिव, तो दे रहा हूं, कैन होता नहीं है, वेयर कैन यू लिव। अगर होता तो हो जाता वेयर शी लिव, शी कुड लिव। समझ गए ना? अगर होता, मैं तो दे रहा हूं। तो आपका जवाब फिलहाल हो जाएगा वेयर शी लिव्ड। लिव्ड क्यों आया? समझ गए, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस है, आस्क्ड है। समझ गया ना? यू क्यों आया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, आपको उसको थर्ड पर्सन में कनेक्ट करना है। और किससे बात हो रही है? मीरा से बात हो रही है, लड़की है। क्लियर है? रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। आइए रूल नंबर 3 पे ले चलते हैं। रूल नंबर 3 में देखेंगे आप कि अब रूल बदल गया है। रूल नंबर 3 में है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, हाँ, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव बट विदाउट यूजिंग W, सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव बट विदाउट यूजिंग WH, विदाउट यूजिंग WH। तो कैसे क्वेश्चन है? वर्ब क्वेश्चन, इन्हें हम कहते हैं वर्ब क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है। अरे भाई, कैन से क्वेश्चन नहीं बन सकता? कैन यू स्विम महेश? हाँ भाई, हम महेश से पूछ रहे हैं आर यू ऑल राइट, आर यू ओके। पर इसमें WH कहां है कि नहीं है? तो अगर कुछ में WH के बिना हम क्वेश्चन पूछें तो उन्हें हम वर्ब क्वेश्चंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव है, मैंने कहा WH के बिना है, तो इसमें इफ लगाना। क्या लगाना है? इफ। हालांकि वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर में ज्यादातर मैंने देखा कि वो वेदर, मौसम वाला वेदर लगा देते हैं। ठीक है, WEATHER लगा देते हैं। नहीं, वो नहीं लगाना, इसलिए आपको एक ही वर्ड बता रहे हैं। क्या यूज करना है? इफ यूज करना है। ठीक है, कब लगाएंगे इफ? जब आपके पास वर्ब क्वेश्चन होगा। आइए एग्जांपल के साथ एक करते हैं। राम आस्क्ड मीरा, क्या पूछा? आर यू कमिंग
और क्या तुम पिकनिक के लिए आ रही हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क और वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो आर यू कमिंग फॉर पिकनिक? देखिए इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये तो श्योर हो गया। ये इंट्रोगेटिव है ये भी, और कैसा इंट्रोगेटिव है? WH वाला इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं, आपने क्वेश्चन तो बनाया पर बिना WH लगाए, आपने आर की मदद से क्वेश्चन बना दिया, हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इफ लगाना होगा, कंपलसरी है। कैसे बनेगा आइए देखिए। राम आस्क्ड मीरा, यहां तक तो आपने इसी से ले लिया। आस्क्ड भी हो सकता था, इंक्वायर्ड भी हो सकता था। अब देखिए कीवर्ड क्या आ गया? इफ। ठीक, आपको कीवर्ड मिल गया इफ। राम आस्क्ड मीरा इफ। अब इसमें क्या होना है? इसमें आर की पोजीशन चेंज होनी है पहली चीज, और यहाँ पे मीरा लड़की है, ई को क्या बोलेगा? ई। क्या कहते हैं हम जब बोलेंगे, हम किसी को रिपोर्ट करेंगे तो हम तो मीरा से नहीं बात कर रहे थे, राम बात कर रहा था, मैं तो बोलूंगा ई। तो राम आस्क्ड मीरा इफ शी, इसके लिए शी लग गया ओके। इफ शी वॉज, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वॉज लगा? क्यों क्यों इज नहीं लगा? क्योंकि देखिए आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में, देखिए आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए यहां पर भी क्या लगेगा? पास्ट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो इसीलिए लगेगा मीरा, सॉरी राम आस्क्ड मीरा इफ शी वॉज। देखा वॉज लग गया, देखा इस आर के बदले क्या लग गया? वॉज लग गया इसके बाद, और यहाँ पे कमिंग और क्या कहते हैं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? लॉक कर दूं? 3 रूल बता दिया मैंने, कहा था 4 रूल बताऊंगा और पूरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो जाएगा। 3 रूल मैंने बता दिया है, चौथा और आखिरी रूल आपके साथ अब आने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4th रूल देखिए, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ आप कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के मुझे जवाब देना है, मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन भी दूंगा। हाँ आप टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हाँ भाई मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेट अस सी दिस। रूल नंबर 4, लास्ट रूल होगा ये, रूल नंबर 4 या रूल 4, ये रूल 4, 4th रूल जो है हमारा, हाँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के। तो इस रूल में क्या खास बात है? हो सकता है कि कहीं कोई ऑर्डर पे कोई सेंटेंस, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस देना हो, ब्रिंग मी योर नोटबुक एंड देन गो बैक टू योर प्लेस। ऑर्डर दे रहा है कोई टीचर, चलो लिखता हूं मैं, लिख देता हूं, बनाता हूं। क्या रूल है? इफ द सेंटेंस इज, अब जो सेंटेंस अब कैसा है? इन ऑर्डर, या कोई कमांड, या कोई रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? तो अगर ऐसे सेंटेंस होंगे, और होगा जैसे मैंने कहा, टीचर कह रहा है ब्रिंग मी योर नोटबुक टुमारो एंड गो बैक टू प्लेस। तो जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। क्या ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में लिख दे रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देन क्या करेंगे आप? देन यूज, आपको क्या लगाना है इसमें? कीवर्ड क्या है आपका? टू लगेगा। हाँ बिना टू के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से करते हैं हम लोग। एग्जांपल में लेते हैं आपके लिए, हाँ एग्जांपल में लेते हैं। चलो राम जी को हटा देते हैं, ले लेते हैं टीचर से। चलो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, एक और सेंटेंस। हाँ, सबमिट और बुक्स tomorrow, inverted comma, head, head, क्या कहते हो? क्या लिखा है? ऑर्डर लिखा है, सबमिट योर नोटबुक्स टुमारो। कमांड लिखा हो सकता है प्लीज लिखा हो, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज लिखा है तो प्लीज तो हट जाएगा, पर ये पता चल रहा है कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कमांड हो, ऑर्डर हो, किसी का इंस्ट्रक्शन हो, तो ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव में टू लगाएंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे? टीचर ऑर्डर्ड, हाँ ये जो है टीचर ऑर्डर कर रहा है ना, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर दे रहा है? द टीचर ऑर्डर्ड टू, क्या लगाना है? देखिए कीवर्ड टू। अब इसमें बता नहीं रहा किसको बता रहा है, यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है सेंटेंस किसके लिए है। अगर लिखा होता है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, हम लिखते टीचर ऑर्डर्ड टू स्टूडेंट्स, तो टीचर ऑर्डर्ड टू सबमिट। अब यहाँ पे योर किसके लिए? बच्चों के लिए है, टू सबमिट देयर, सबमिट देयर नोटबुक। टुमारो के बदले तो आपने पहले ही पढ़ा था, द डे आफ्टर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कई बार वर्ड आता है, कई बार सेंटेंसेस आते हैं जिसमें एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, हाँ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, या वाइस वर्सा भी। तो सर ये एक्टिव वॉइस क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब जब सब्जेक्ट
जिस पे सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को फिनिश कर रहा है। अर्थात सब्जेक्ट को आगे रखा गया है सेंटेंस के और तब ऑब्जेक्ट को उसके बाद लगाया गया है। एक ऐसा सेट ऑफ वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट इज इन दी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं एक एग्जांपल से एक्टिव वॉइस क्या है। चलिए लिखा है राम ईट्स मैंगो। अरे तो बड़ा सिंपल है, राम हमारा सब्जेक्ट है, देख लीजिए राम हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में यह एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट बिगिन कर रहा है, सब्जेक्ट से सेंटेंस बिगिन हो रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस की बात करनी है तो हो सकता है सेंटेंस में लिखा रहे बिगिन विथ मैंगो, तो आप ऑब्जेक्ट से बिगिन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से बिगिन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट है क्या आपका? मैंगो। तो आपका आंसर होगा मैंगो इज ईटन बाय राम। हाँ, मन में आप यही कह रहे थे ना, देखिए आपके मन की बात मैंने बता दी, जो आपके मन में चल रहा था एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर दिया। क्या रूल लगा इसमें? आइए मैं आपको 4 बेसिक रूल बताऊंगा जिससे ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ, कहीं भी और किसी भी नेट में किसी भी फॉर्म में ये उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है और आपके लिए, हाँ आपके लिए मेरे सुपरस्टार्स, ये आपके लिए बनाया गया। तो चलिए मैं चारों रूल्स को एक क्रिस्टल क्लियर करने जाऊंगा वन बाय वन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने देखा रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ। सर आपने रूल तो बताया नहीं, नंबर बता दिया। आइए मैं रूल लिखना शुरू कर रहा हूं आपके लिए। पहला रूल जो है वो आप देखते जाइए। पहला रूल क्या था जिस पे ये बना है? पहला रूल ये है कि इफ, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, शैल, कैन, है कोई ऐसा क्या सेंटेंस में? हाँ, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो अगर क्या हो, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो क्या होगा? देन तब आप क्या करेंगे? समझ गए? तब आप क्या करेंगे? देन क्या करेंगे? देन आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देन यूज हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने लगाया क्या लगाया? इज। देखिए मेरे सेंटेंस में राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे इज लगा दिया क्योंकि मैंगो क्या है? सिंगल है। और दूसरा क्या है? इज क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ईट्स लिखा है। हाँ, अगर यही सेंटेंस लिखा होता राम एट मैंगोस, हाँ एट ही पास्ट टेंस होता, मैं लिखता मैंगो वाज ईटन बाय राम। तो हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप देख पाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मैंने पैसे बनाने के लिए क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लगाया। तो क्या करेंगे? यूज हेल्पिंग वर्ब करें। और क्या करना है? आइए एक एग्जांपल से और देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल मैंने दे दिया, हो सकता है इज लगाना पड़े, वॉज लगाना पड़े, एम लगाना पड़े। यस, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, मी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इनमें से कोई भी लगाना पड़ सकता है। यूजुअल हेल्पिंग वर्ब्स आपको लगाने पड़ेंगे, वो क्या क्या होंगे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख दे रहा हूं। और एग्जांपल है इज, एम, आर, तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, और वॉज, वर, ठीक है ना, ये कॉमनली यूज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये था रूल नंबर 1। चलिए आगे आपको दूसरा सेंटेंस दिखाते हैं और फिर आपको उसका रूल बताएंगे। दूसरा सेंटेंस है राम कैन ईट 2। चलिए वही क्वेश्चन है, राम ईट मैंगोस था, अब यहाँ पे क्या लिख दिया है? राम कैन ईट 2 मैंगोस। तो कैन बताता है किसी की एबिलिटी, है ना, कैन बताता है कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसमें ईट है, ठीक है, और कैन बताता है हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव सेंटेंसेस है, अगेन एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा 2 मैंगोस। तो अब हमें लिखना है तो 2 मैंगोस से स्टार्ट करना है 2 मैंगोस। हाँ, स्पेलिंग ये होगी तो स्पेलिंग से स्टार्ट करिए। 2 मैंगोस, अब ध्यान से देखिएगा, 2 मैंगोस कैन बी ईटन बाय राम। आपने ध्यान दिया क्या नया बदलाव आया पैसे करते समय? हाँ, आप बता पा रहे हैं क्या बदलाव आया? अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि पैसे बनाने के लिए आपको, हाँ पैसे बनाने के लिए रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ा। रूल 2, हाँ रूल 2 क्या लगाना पड़ा? रूल 2 ये कहता है इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब, अगर वहां पहले से ही कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तब क्या करेंगे? तब जैसे कि मेरे केस में है हेल्पिंग वर्ब, ये रहा, ये है मेरा ऑक्सिलरी, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब। हाँ भाई, मेन वर्ब तो ईट है और कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, तब आप क्या करेंगे? देन यूज बी। क्या यूज करेंगे? बी को हाईलाइट कर दिया, बी यूज करेंगे, जो कि हमारे केस में दिखा,
है ना। राम कैन ईट 2 मैंगोज, कैन हेल्पिंग वर्ब है, आपने क्या लगाया, ठीक है, क्या लगाएंगे, बी। आइए तीसरा रूल ले चलते हैं, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। आइए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं फिर से। इस बार एग्जांपल है, फिर से एग्जांपल है, राम हैज ईटन मैंगो, या मैंगो ही कर देते हैं, सिंगल मैंगो। राम हैज ईटन मैंगो। इस बार क्या नया चीज है, इसमें परफेक्ट टेंस लगा दिया है, हाँ हैज लगा दिया है। राम था एक ही लड़का है इसीलिए हैज लग रहा है, बॉयज होते मतलब प्लूरल होता तो हैव लगाता था प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट टेंस में अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैड लग जाता। तो ये भी एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसी से ये बिगिन हो रहा है। तो इस बार नया चीज क्या है आपके पास, ये परफेक्ट, हाँ परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है ना। ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने कहा हैज है ना, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो अब का पैसिव क्या होगा, का पैसिव भी देख लें। का पैसिव होगा, का पैसिव होगा, पैसिव स्टार्ट होगा किससे, पैसिव हमेशा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे, मैंगो, सिंगल मैंगो है, यहां देख लीजिए प्लूरल नहीं है, तो आपका हो जाएगा हैज, वापस आ जाएगा, बीन ईटन बाय राम। देखा आपने, मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। क्या नई बात है इस बार, देखिए आप ध्यान से, तो आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारा चेंज हो रहा है। यहां पे अप्लाई हो रहा है रूल नंबर 3। कहा था 4 रूल में एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म करूंगा, ये तीसरा रूल है। तो इस तीसरे रूल में खास बात क्या है, इसमें आपको हैज मिल रहा है। ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है इफ देयर इज हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से कोई हुआ, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हुआ जिसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, परफेक्ट टेंस। हैज हैव हैड जो होते हैं परफेक्ट टेंस को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, देन आपको क्या करना चाहिए, देन यूज, क्या यूज किया आपने, देन यूज बीन। आपको BEEN, बीन लगाना, बीन बजाना है। कब लगाएंगे बीन, जब आपके पास कोई परफेक्ट हैज, चाहे हैव या हैड, तीनों में से कोई भी होगा। हाँ, इसमें विल हैव, शैल हैव भी अलाउड है ना, विल हैव, शैल हैव भी अलाउड है। अगर होगा तो आप इसके बदले क्या लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस का फॉर्मेशन ग्रामेटिकली चेक कर लेंगे, क्योंकि ये पे प्रेजेंट टेंस है। देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस पे रखा, अगर यहाँ मैंगोज लिखा होता, क्वेश्चन होता राम हैज ईटन मैंगोज, मैं लिखता मैंगोज हैव। हैव क्यों, क्योंकि हैव प्लूरल होता है, हाँ हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। अच्छा, हैड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव, और हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट। और विल हैव, शैल हैव वो तो हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इनके बदले आपको क्या लगाना है, और इनके साथ क्या लगाना है, आपको बीन यूज करना है। याद रखिएगा, लैंग्वेज सेंटेंस की जब बनेगी उसमें टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा। जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, वॉइस चेंज होगी, टेंस चेंज नहीं। कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। चौथा और आखिरी रूल आपके साथ बिगिन कर रहा हूं। चौथे रूल में आपको ध्यान देना है, हाँ चौथे रूल में आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। आइए देखिए चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल कहता है कि राम, ये लड़का है, इज ईटिंग मैंगो। चलिए मैंने इस बार आम, बहुत सारे आम खा रहा है। ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, हाँ आपका एक्टिव वॉइस में है। अब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई स्टार्ट करेंगे कहां से, मैंगोज, स्टार्ट करेंगे मैंगोज, हाँ मैंगोज, इस बार प्लूरल कर दिया। अब क्या है देखिए, मैंगोज आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का लगाना पड़ेगा। इज था प्रेजेंट टेंस में तो आर भी प्रेजेंट टेंस, बट इज क्योंकि राम एक लड़का है इज लगा था, मैंगोज बहुत सारे इसलिए लग रहा है आर। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम। क्या कहते हो गया, रूल समझ में आ गया। चौथा और आखिरी रूल लग गया, अप्लाई हो गया। चौथा और आखिरी रूल क्या कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर, हाँ रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ देयर इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर कोई वर्ब का ING फॉर्म है, ING फॉर्म जैसे आपने देखा ईटिंग, हाँ टॉकिंग, लाफिंग, जिसे हम कहते हैं ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। कंटिन्यूअस में ING लग जाता है, ठीक है ना, जो काम चल रहा होता है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अगर इफ देयर इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब तो क्या होगा, देन यूज करना है आपको बीइंग। आप यूज करेंगे टर्म क्या, बीइंग। ध्यान दिया, हमने यूज किया, ईटिंग को हटा दिया, देखिए क्या बना दिया, ईटन, और आपने क्या लगा दिया। समझ में आया आपको। चलो आपको सारे रूल, चारों रूल एक साथ एक जगह पे दिखा दे। हाँ ये स्क्रीन पे आपको रूल्स दिखाई देने लगेंगे एक साथ।
आइए 1 2 3 चारों रूल्स देख लेते हैं। ओके, ये है रूल्स। पहला रूल नंबर 1, जिसमें आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगा तो कई बार लेट से भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कोई सेंटेंस कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें लगता है कि कोई ऑर्डर दे रहा हो, जैसे कह रहा है ओपन द डोर, एग्जांपल दिया ओपन द डोर, तो ऑर्डर है। तो आप कैसे बनाओगे, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब कोई कमांड से शुरू हो रहा हो तो आप स्टार्ट करोगे लेट द डोर, समझ गए? हाँ, ऐसा भी आता है, समझ गया ना? जब डायरेक्टली किसी ऑर्डर से या कमांड से बिगिन हो रहा है तो आप लेट लगा करके कर सकते हैं। अब आइए फिर से देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपने देखा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, नो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपने देखा इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे सेंटेंस। आपने बिगिन किया किससे? ऑब्जेक्ट से। आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? आगे ले आया, जैसे कि आपने किया मैंगो इज ईटन बाय राम, तो एक्टिव था, आपने इसको पैसिव बना दिया। ठीक है, ये रहा रूल पहला, रूल नंबर 1। आइए रूल नंबर 2 पे आ जाइए। रूल नंबर 2 फिर से देखिए, रूल नंबर 2 का एग्जांपल है ये रहा, राम कैन ईट 2 मैंगो। हाँ, इसमें कैन लगा देने से मैंने क्या बना दिया? उसको हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हाँ, क्वेश्चन में भी हो सकता है, कैन राम ईट मैंगोस, हाँ ये भी हो सकता है। तो आपको फिर से क्या करना है? मैंगो से बनाना है कैन मैंगोज बी ईटन बाय राम। देखिए बी जरूर लग रहा है, ध्यान से सुना आपने, बी लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है बी। हाँ, विल, शैल, मे, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है, तो बी लगाना जरूरी है। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें बी लगेगा। और रूल नंबर 3 पे आ जाइए। जब रूल नंबर 3 देखेंगे तो उसमें कोई परफेक्ट टेंस लगा होगा, जैसे कि मेरे केस में हैज लगा हुआ है ना, हैज लगा हुआ है, हो सकता है वहां पे हैड लगा होता, हैव लगा होता, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो आप क्या करेंगे? बीन लगाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि टेंस चेंज नहीं, अगर आप प्रेजेंट टेंस में तो आप प्रेजेंट टेंस में ही बने रहेंगे। ठीक है, बस ध्यान देना है यहाँ पर बीन लगना है, क्योंकि यहाँ पर हैज लगा है। हैव होता तो भी, हैड होता तो भी, जैसे मोहन हैड गॉन टू मार्केट, या मोहन हैड ईटन राम। चलो मैंने ऐसा कर दिया, तो हेड लगा दिया, तो राम हैड बीन, फिर मुंह से निकल भी रहा है राम हैड बीन बीटन बाय। ठीक है, तो आपको बीन लगा। लास्ट टाइप ऑफ दी, चौथा टाइप, जिसमें आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, बस पहचान होती है क्या? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, तो इसमें राम इज ईटिंग मैंगोज है, तो अब आपने क्या लगा दिया? मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम, EEING लगा दिया। और बीइंग लगाते जिसमें आईएनजी फॉर्म होगा उसमें आप क्या करेंगे? बीइंग लगा करके इसको कन्वर्ट